स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये ब्रह्मांड या जॉडियक ये पूरा होता है, इसके अंदर 12 राशि होती हैं और टोटल 360 डिग्री का इसका स्पैन होता है। तो 360 डिग्री में जो आपकी 12 राशियां हैं वो यहाँ से शुरू हम मानते हैं। लाइक इसको हम पूरे ब्रह्मांड को एक स्फीयर से रिप्रेजेंट करें तो ये एक लाइन होती है, इसको हम रेफरेंस लाइन या 0 डिग्री लाइन बोलते हैं। तो यहाँ से राशियां शुरू होती हैं और हम एंगल जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे, पहले 30 डिग्री में एक राशि आएगी जिसको हम एरीज बोलते हैं या मेष राशि बोलते हैं। फिर 30 से 60 डिग्री तक जो राशि फैली हुई होती है ब्रह्मांड में वो टॉरस या वृषभ होती है। 60 से 90 डिग्री तक जो राशि होती है वो जेमिनाइन या मिथुन होती है। 90 टू 120 डिग्री एक राशि होती है जिसे हम कैंसर, और 120 से 150 डिग्री तक लियो या सिंह राशि होती है। और इसके बाद 150 से 180 डिग्री तक ऑलवेज यही होगी, इसकी वर्गो होगी जिसको कन्या राशि बोलते हैं। 180 टू 210 लिब्रा या जिसे हम तुला राशि बोलते हैं। एंड 210 टू 240 स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि होगी। 240 से 270 तक सैजिटेरियस, 270 से लेकर 300 तक कैप्रिकॉन, 300 से लेकर 330 तक एक्वेरियस या कुंभ, और 330 से लेकर आपका 360 डिग्री तक जिसको वापस रोटेट करके हम 0 डिग्री पे आ जाते हैं। फिर हम उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां से हम चले होते हैं। इस तरीके से हमारी यहाँ पर कुंडली में जो राशियां होती हैं वो आपकी 12 की 12 राशियां 30-30 डिग्री पे डिवाइडेड होती हैं और इनकी डिग्री फिक्स होती है जो हम डिस्कस करते हैं फिक्स हाउस सिस्टम के अंदर। एक राशि पूरी की पूरी 30 डिग्री की होती है। तो जब हम कुंडली को 12 भागों में डिवाइड करते हैं, ये यहाँ पर मैंने राशियां बताई। अर्लियर क्लास में मैंने बताया था किस तरीके से प्लेनेट चलते हैं, तो मैं बताता हूं प्लेनेट यहां पर चलते हैं जो आपका जॉडियक के अंदर। ये हमारा जॉडियक है, तो मैंने अभी जो बताया था यहां से शुरू होगा आपका ये जॉडियक सिस्टम 0 डिग्री, 0 से 30 डिग्री यहाँ पे है, 60 यहाँ पे है, 90 यहाँ पर, और इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं हम। और ये पूरा आपका 360 डिग्री का एक पूरा स्पैन होता है यहाँ से यहाँ तक। अब क्या होता है, प्लेनेट हमारे लगातार चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं। तो जैसे ही एरी साइन में प्लेनेट एंटर हुआ, कोई भी मैंने मान लिया बाय द वे, तो वो प्लेनेट धीरे धीरे जाएगा धीरे धीरे जाएगा, तो वो 0 डिग्री 10 डिग्री होगा, फिर उसका 11 12 20 और 30 डिग्री तक वो इस एरी साइन के अंदर चलता रहेगा, आगे बढ़ेगा। फिर वो ये 30 डिग्री पूरे हो गए तो वो आपका टॉरस दूसरे साइन के अंदर एंटर करेगा यहाँ से। फिर टॉरस में भी ऐसे ही 0 से 30 डिग्री तक जाएगा, फिर जेमिनाइन में भी 0 से 30 डिग्री जाएगा। तो सभी प्लेनेट अपनी स्पीड के हिसाब से अलग अलग जगह पर ट्रेवल कर रहे होते हैं, अलग अलग जगह पर। अब जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो वो उनकी वहां पर डिग्री भी होती है प्लेनेट्स की। मैंने साइन तो बताया ही था कि सपोज किसी का जन्म हुआ, उस समय पर हमने देखा सूर्य यहाँ पे कहीं है एरी साइन में, और चंद्रमा या मून यहाँ पर जेमिनाइन साइन में ट्रांजिट कर रहा है, उसको ट्रांजिट या गोचर बोलते हैं। जब जन्म हुआ किसी का, जुपिटर यहाँ पे वर्गो साइन में है, तो वर्गो साइन में होगा जो प्लेनेट एरी साइन में होगा तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे होगा। जिस भी जगह पर होगा वो कुछ सर्टेन डिग्रीज उसकी होंगी। जो नेक्स्ट वाले उसमें हम देखते हैं, देखिए सर्टेन डिग्रीज होंगी वो। यदि इस तरीके के स्फीयर से इसको रिप्रेजेंट करें, इस तरीके के स्फीयर से, तो यहां से चलता जा रहा है एक प्लेनेट, और जब किसी का जन्म हुआ उस समय पर वो सपोज यहां पर एरी साइन में वो 12 डिग्री क्रॉस कर चुका है, तो उसको 12 को हम उसकी डिग्री बोलते हैं उस प्लेनेट सूर्य की। अब मैं आपको समझाता हूं एक्चुअली इसमें हम किस तरीके से लॉन्गिट्यूड लिखते हैं, जिसे बोगांश बोलते हैं। सभी के सभी 12 प्लेनेटों का हमें बोगांश मालूम होना चाहिए, सभी 12 प्लैनेट्स का बोगांश मालूम होना चाहिए। उसको हम किस तरीके से निकालते हैं कि सपोज किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, उस समय पर सूर्य इस पर्टिकुलर पोजीशन पे टॉरस साइन में मौजूद था यहाँ पर, और टॉरस साइन में वो इधर आपका चल चुका था, सपोज 12 डिग्री उसने क्रॉस कर लिया था, टॉरस के अंदर 12 डिग्री। तो उसका जो बोगांश हम किस तरीके से लिखेंगे, तो टॉरस में 12 डिग्री का मतलब है वो एरीज साइन तो पूरा क्रॉस कर चुका है, एक साइन कंप्लीट कर चुका है। जब भी हम लॉन्गिट्यूड या बोगांश लिखते हैं तो वो हम यहां से शुरू करते हैं, इस जगह से शुरू करते हैं। तो यहां पर एक साइन पूरा हो चुका है, 30 डिग्री चलने का मतलब एक राशि पूरी हो चुकी है, एक राशि पूरे होने का मतलब 1 साइन, और दूसरी राशि में वो 12 डिग्री पहुंच चुका है। तो इसका बोगांश लिखा जाएगा 1 साइन पास्ट, 1 साइन लिखेंगे
और इसके बाद इसके आगे लिखेंगे 12 डिग्रीज। अब जो ये लॉन्गिट्यूड या बोगांस होता है इसमें डिग्रीज ही डिग्रीज नहीं होती, साथ में कई बार आपका मिनट्स और सेकंड्स भी होते हैं जिनको भी हम लिखते हैं। पर यदि आपका मैं साइन और डिग्रीज की बात करूं तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब इसको हम देखते हैं और कि सपोज ये प्लेनेट मैंने हटा दिया यहां से, क्या मतलब होता है लॉन्गिट्यूड का वो मैं बता रहा हूं, और कुंडली में किस तरीके से लिखा जाता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहां से देखिए सपोज कोई भी प्लेनेट और भी सारे के सारे 9 ग्रह कहीं कहीं कुंडलियों में स्थित होंगे, प्रेजेंट होंगे, तो उन 9 ग्रहों के हम लॉन्गिट्यूड किस तरीके से लिखेंगे। तो सपोज हमने मान लिया कि किसी का यहाँ पर जुपिटर ये लियो साइन के अंदर है और आपका वो लियो साइन में वो आपका कवर कर चुका है 8 डिग्रीज, ये 8 डिग्री चल चुका है। अब आपको इसका बोगांस लिखना है या बोगांस लिखा है उसका क्या मतलब होता है, कुंडली के अंदर कैसे देखते हैं उसको, तो वो हम यहां से ही शुरू करेंगे। देखिए उसने एरीज पूरा कवर कर लिया, मतलब एक साइन कवर कर लिया, टॉरस कवर कर लिया, जेमिनाइन कवर कर लिया, कैंसर कवर कर लिया, 4 साइन पूरे कवर कर चुका है। 5वें साइन में है वो, लियो का मतलब 5वें साइन में सिंह राशि के अंदर है और वो 8 डिग्री पे है, तो उसका जो लॉन्गिट्यूड लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 4 साइन पास्ट, साइन लिख देते हैं इसके ऊपर, और 8 डिग्रीज ये इसका लॉन्गिट्यूड हो गया आपका 4 साइन पास्ट 8 डिग्रीज। ये इस तरीके से हम लॉन्गिट्यूड लिख देंगे उस पर्टिकुलर प्लेनेट का। इसी तरीके से यदि कोई प्लेनेट आपका पहुंच गया स्कॉर्पियो में और वो 12 डिग्री क्रॉस कर चुका है स्कॉर्पियो के अंदर, यहां पर वो 12 डिग्री चल चुका है। प्लेनेट इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, ध्यान रखना है, ऐसे चलते हैं आपके, पहले एरीज में होंगे, एरीज से वो टॉरस में होंगे। मैं डायरेक्ट मोशन की बात कर रहा हूं, बाद में लेटर हम इसकी दूसरे तरीके की मोशन की भी बात कर लेंगे जिसको हम रेट्रोग्रेड या बकरी मोशन बोलते हैं। तो प्लेनेट यहां से एरीज से चलेगा और इस तरीके से मूवमेंट होगा उसका। तो सबसे पहले वो एरीज में जाएगा, तो सपोज कोई प्लेनेट स्कॉर्पियो में आपका यहां पर पहुंच गया, जब किसी पर्सन का जन्म हुआ है वो स्कॉर्पियो में सपोज उसने 17 डिग्री क्रॉस कर लिया है, तो 17 डिग्री का मतलब है उसका जो लॉन्गिट्यूड होगा वो हम यहां से लिखेंगे 7 साइन पास्ट, क्योंकि 7 राशियां वो क्रॉस कर चुका है, 7 साइन पास्ट 18 डिग्री, इस तरीके से हम उसका लॉन्गिट्यूड लिखते हैं। तो ये मैंने आपको उसका लॉन्गिट्यूड का प्रैक्टिकल मीनिंग बताया कि प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है लॉन्गिट्यूड का, कि किस तरीके से लिखा जाता है, कुंडली में देखकर हमें कैसे पता चलेगा। और आपको जनरली किसी को कुंडली कास्ट नहीं करनी पड़ती, कुंडली आपको बनी बनाई मिल जाती है, सभी ऐप्स के अंदर मिल जाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको एस्ट्रोसेज ऐप में ही बताने की कोशिश करता हूँ कि हम कुंडली को किस तरीके से देखेंगे और लॉन्गिट्यूड को किस तरीके से देखेंगे। तो यदि मेरी ये मोबाइल की स्क्रीन शेयर हो जाती है तो मैं अभी आपको इसमें एक्सप्लेन इसे करूँगा। ये मोबाइल स्क्रीन अपीयर हो रही होगी, आपको दिखाई दे रही है सभी को? यस सर। हाँ, तो देखिए मैं मोबाइल स्क्रीन के थ्रू ही इसको बताऊंगा। ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यदि दिख जाता है तो, चलो एनीवे। तो इसके अंदर क्या होता है, ये एस्ट्रोसेज ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ये कुंडली ऐप है इसे भी डाउनलोड कर सकते हो, और ये ज्योतिष ऐप है, इनमें से तीनों को डाउनलोड कर सकते हो। क्वालिटी वाइज ज्योतिष ऐप सबसे बेस्ट है, मगर इसको थोड़ा यूज करना कॉम्प्लिकेटेड है। कुंडली ऐप भी अच्छा है। एस्ट्रोसेज के अंदर इशू एक छोटा सा ये है कि इसके अंदर नंबर ऑफ कुंडलीज आप ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, लिमिटेड कुंडलीज स्टोर होती हैं। तो मैं एस्ट्रोसेज ऐप से ही बताता हूँ, इस ऐप की यूटिलिटी बताता हूँ और इसके अंदर हम किस तरीके से यूज़ करेंगे वो यहाँ पर मैं बताऊँगा। तो इसको हम क्लिक कर देंगे। सबसे पहले मैं शुरू से ही बता रहा हूँ, 1 मिनट, इसको हमने क्लिक किया मोबाइल के अंदर, ये मैंने क्लिक किया इसको, तो ये इस तरीके का इंटरफेस आपको अपीयर होगा। इस इंटरफेस के अंदर यहाँ पर हम इसके बहुत सारी यूटिलिटीज हैं इसके अंदर,
यहाँ पर ये कुंडली लिखा हुआ है, यहाँ पर मैचिंग लिखा हुआ है, और इस तरीके से हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन वगैरह न्नीचे जाएंगे तो आपको अलग अलग तरीके की जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी के लिए भी यहाँ पे बना हुआ है, आपको ये दिख रहा होगा, देखिए न्यूमरोलॉजी के लिए यहाँ पे दिख रहा है, केपी सिस्टम के लिए यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको केपी जिसको करना है, कृष्णमूर्ति पद्धति, वो यहाँ से यूज़ कर सकता है, न्यूमरोलॉजी के लिए यहाँ से यूज़ कर सकता है। और आपका जो हम यूज़ करेंगे वो इसको यूज़ करेंगे हम कुंडली के लिए। इसको जो हम पाराशरीय वैदिक को कुंडली बोलते हैं यहाँ पर। तो एक कुंडली को हम यूज़ करेंगे, तो इसको कुंडली को आप क्लिक करेंगे, मैंने क्लिक किया इस कुंडली को, तो यहाँ पर इस तरीके से आपका एक इंटरफेस फेस अपीयर होगा। इस इंटरफेस में क्या खास बात है, यहाँ पर लिखा होता है न्यू कुंडली और यहाँ पे लिखा होता है ओपन कुंडली। तो ओपन कुंडली को यदि आप क्लिक करोगे तो आपकी इस ऐप के अंदर जो कुंडली पहले से स्टोर्ड है वो अपीयर होंगी। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन कुंडली क्लिक किया तो ओपन कुंडली के अंदर जो मैंने पहले से जो भी यहाँ पर डाली हुई हैं वो कुंडलियाँ आपकी अपीयर हो जाएंगी। इनमें से आप किसी को भी क्लिक कर दोगे, जैसे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, कोई भी ए लिखा हुआ है, इसको मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर ये आता है जनरली अपग्रेड प्लान। तो अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे हम, तो ये इस पर्टिकुलर पर्सन की कुंडली यहाँ पर खुल जाएगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये कुंडली दिखाई दे रही है जो हमें दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये तो एग्जिस्टिंग कुंडली को देखने का तरीका है, मगर हमने नई कुंडली बनानी है अभी इस वक्त की। एक लास्ट क्लास में क्वेश्चन अराइज हुआ था कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लैनेट कितनी डिग्री पर कब ट्रांजिट कर रहा है। अभी जैसे आपको किसी की कुंडली बनानी हो, मैंने एक क्लास में बताया था कि हम लग्न कैसे डिसाइड करते हैं। सुबह के समय सूर्य जिस भी राशि में ट्रेवल कर रहा होता है तो सनराइज के समय पर एक्चुअली उस व्यक्ति की लग्न वही होती है और हर 2 घंटे के अंदर लग्न आगे बढ़ती रहती है। तो इस तरीके से हम किसी की भी लग्न डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो अभी हमें जैसे मालूम करना है कि आपको ट्रांजिट का किसी को भी इशू आ रहा है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं जो काफी समय से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं कि ट्रांजिट में हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए आज का आपको ट्रांजिट देखना है, आज का ट्रांजिट देखना है, तो सबसे पहले मैं इसका ट्रांजिट में यूज बता रहा हूं। आज 22 दिसंबर 2024 है, अभी आज 8:44 हुआ है। यहां पर क्या होता है, जब भी आपको किसी व्यक्ति की कुंडली बनानी हो तो जहां एंटर नेम लिखा हुआ है यहाँ पे आप नेम लिख दीजिए जो भी है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो हमारी वैदिक की क्लास है, मैंने इसका नाम लिख दिया वैदिक क्लास। कितने बजे शुरू हुई है, हम इस क्लास की कुंडली बनाएंगे, अभी वैदिक क्लास की इस समय की कुंडली बनाएंगे। इस जगह पर जहां लिखा हुआ है ये डेट होती है, इसको आप चेंज कर सकते हो। इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस अपीयर होगा। इसमें डे आएगा, यहाँ पर सेकंड नंबर पे मंथ आएगा, थर्ड नंबर पे ईयर आएगा। तो इसको आप चेंज कर सकते हो डे, मंथ और ईयर को। इसमें जब डे को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर लीजिए आप फिंगर से तो ये आपका डे चेंज कर सकते हो, और मंथ को भी आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करने पे मंथ चेंज हो जाएगा, यहाँ पे स्क्रॉल करने पे ईयर चेंज हो जाएगा। जो मर्जी ईयर लेके आ सकते हो, अगला या पिछला। तो अब 2024 की मैं अभी की कुंडली बनाऊंगा, जब हमारी ये क्लास शुरू हुई है उससे मैं आपको ये भी बताऊंगा सभी के फायदे के लिए ये कि आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रांजिट में कौन सा प्लेनेट कहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है आज की डेट में। और आपको 2 साल बाद भी देखना हो, जब भी आपको ट्रांजिट के प्लेनेट की स्थिति देखनी हो जिस भी डेट में, ये सबसे आसान और बेस्ट तरीका होता है आपको लेटर स्टेज पर ट्रांजिट चेक करने का। तो यहाँ पर मैंने इसको सेट जो लिखा हुआ है इसको आप क्लिक कर देंगे, ये सेट अपीयर हो रहा होगा आपको ये। तो इससे क्या होगा, ये टाइम और ये सारी चीजें इसके अंदर एडजस्ट हो जाएंगी। सेट किया, इसके बाद आता है यहाँ पर आपको सॉरी ये दिख रहा होगा, ये टाइम लिखा हुआ है 8:44 PM। इसको यदि आप चाहें तो क्लिक करेंगे हाथ से, फिंगर से, तो इस टाइम को भी बदला जा सकता है। इस टाइम में यहाँ पर लिखा होता है आवर्स, यहाँ पे होता है मिनट्स और यहाँ पे होता है सेकंड्स। PM और AM का ध्यान रखना ना भूलें। यदि वो 12 बजे से पहले है तो हमें AM लगाना है, और 12 बजे के बाद है तो हमें PM लगाना है इस पर्टिकुलर ऐप के अंदर। तो जो भी टाइम आपने डिसाइड किया इसके बाद आपने फिक्स कर लिया, वो जो यहाँ पे डार्क लेटर्स में दिख रहा होगा वो टाइम होगा, और ऊपर नीचे के जो लाइट लेटर्स में वो नहीं होंगे। इसको सेट को क्लिक कर देंगे हम, सेट को मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर ये आपका ऐसा बन गया। अब ये जगह बनती है, यहाँ पर आपको प्लेस लिखना है। सपोज मैं दिल्ली में बैठा हूँ तो इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आगरा लिखा हुआ आ रहा है बाई डिफॉल्ट। तो यहाँ पर मेरी कुंडली में मैंने ऑलरेडी दिल्ली डाला हुआ था इसलिए यहाँ पर आ रहा है। नहीं भी डाला हो तो यहाँ पे सर्च प्लेस लिखा आ रहा है, सर्च प्लेस, इसमें आप कोई भी जगह डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं दिल्ली डाल देता हूँ, दिल्ली NCT मैंने डाल दिया। तो ये अब आपको दिल्ली आ गया, देखिए इस जगह पे लिखा हुआ।
यहाँ पे लिखा होता मेल एंड फीमेल। तो हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी कुंडली पे है कि जिसकी आप कुंडली बना रहे हो वो मेल है या फीमेल है, मगर फिर भी हमें रख लेना चाहिए। सेफ सफल बैंकर, आपका नाम क्या है? आपने हैंड रेज किया हुआ है, पूछ लीजिए आपको क्या पूछना है। सॉरी सर, वो है ना, गलती से हो गया था। कोई बात नहीं, चलिए। यू प्लीज कंटिन्यू, या थैंक यू। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मेल या फीमेल जो भी आप चाहो, जैसे अभी मेल आता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मालूम है कि आपका पुरुष प्रधान समाज है तो पहले से मेल किया हुआ है, यहाँ पे फीमेल होना चाहिए था कि लेडीज फर्स्ट। तो चलो मैं फीमेल से शुरुआत करता हूँ, मैंने फीमेल क्लिक कर दिया एंड गेट होरोस्कोप। अब ये क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये अपग्रेड प्लान बाय डिफॉल्ट आता है, यदि आपने पैसे वगैरह देने हैं ज़्यादा हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको प्रोसीड कर जाएं, बाई नाउ नहीं करना है आपको। ये देखिए अभी कुंडली खुल गई है इस समय की, तो इसमें आपको स्क्रीन पर थोड़ा लाइट दिख रहा होगा स्टिल, ये कुंडली आपकी खुल गई है। और ये जो अभी कुंडली खुली है देखिए 4 साइन की लग्न चल रही है इस टाइम पर, ये लग्न है आपकी कर्क लग्न है करंटली, ये एडवर्टाइज भी आते रहते हैं इसके अंदर। अच्छा देखिए 4 लगने की कुंडली यहां पर बनी हुई है। तो लगने के अंदर अब आपको प्लेनेट की स्थिति देखनी है, जिसे हम ट्रांजिट बोलते हैं, तो ये बिल्कुल इजी है। ट्रांजिट की स्थिति देखिए, देखना कितना इजी है यहाँ पर कि आपका मार्स इस टाइम 4 साइन में है, ये इस टाइम का ट्रांजिट है आज की डेट का। मार्स 4 साइन में आपको आज की डेट का जब भी ट्रांजिट या गोचर देखना हो तो इससे आपको पता चल जाएगा इस समय पर एग्जैक्ट कितने डिग्री पे कौन सा प्लेनेट ट्रांजिट कर रहा है। मून चंद्रमा इस समय पर 6 साइन के अंदर है, वर्गो साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। इसी तरीके से केतु भी 6 साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। मरकरी 8 साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। सन आपका 9 साइन, मतलब आपको मालूम है करेंटली सन 9 साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, वो आपका जिसको हम मल मास बोलते हैं, जब भी सन 9 ट्रांजिट साइन में ट्रांजिट करता है वो मल मास हो जाता है। इस समय पर मल मास चल रहा है आपका 15 दिसंबर के आसपास उसने एंटर किया होगा आपका यहाँ पर सेजिटेरियस के अंदर, धनु राशि के अंदर। शुक्र आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें, देखिए शुक्र है वो आपका 10 साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा है अभी। शुक्र इसका मतलब मकर राशि में ट्रांजिट कर रहा है। सैटर्न आपका 11 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, आपको मालूम ही होगा, इन दिनों आपने सुना होगा सैटर्न 11 साइन में। राहु 12 साइन में ट्रांजिट कर रहा है अभी, ये करंट का ट्रांजिट है। जुपिटर 2 साइन में ट्रांजिट कर रहा है। अब जिनको ये जरा भी डाउट है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा प्लेनेट किस राशि में है, कब होता है, आप जब मर्जी का पता कर सकते हो। आप आज से 2 साल बाद का पता करना चाहते हो तो देखिए 2 साल बाद का आपको देखना है कि सपोज कि मार्च 10 2025 को कौन सा प्लेनेट कहां पर होगा। तो इसी कुंडली में मैं वापस चला जाऊंगा, मैंने वापस चला गया यहाँ पर, और यहाँ पर मैं मार्च 10 2025 डाल दूंगा डेट। टाइम कुछ भी ले लेना, टाइम का ट्रांजिट में बहुत फर्क नहीं पड़ता, बदलता नहीं है दिन भर में, चंद्रमा बदल सकता है बस। तो डेट को मैंने 10 कर दूंगा, 10 मार्च 2025 को मुझे देखना है ट्रांजिट क्या हो गया प्लैनेट्स का। फ्यूचर में कभी भी या पास का जब का भी आपको देखना हो आसानी से देख सकते हो। यहाँ पर मैं सेट क्लिक करूंगा, बाकी कुछ ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। डेली का ही मैं देख रहा हूँ, नाम कुछ भी हो, टाइम कुछ भी हो, जब एक पर्टिकुलर डे का ट्रांजिट आपको देखना है फ्यूचर डेट में, एक एग्जैक्ट टाइम कुंडली बनाने के लिए एग्जैक्ट टाइम का हमें ट्रांजिट चाहिए होता है। तो मैं गेट होरोस्कोप पे क्लिक करूंगा, ये आपका ऐड आ गया और इसमें ऐड को हमने हटा दिया। देखिए कुंडली आपकी खुल गई। तो 10 मार्च 2025 में कौन सा प्लेनेट किस राशि में होगा वो यहां से आपको साफ साफ नजर आ जाएगा। जनरली जुपिटर 1 साल तक उसी राशि में बैठा रहता है, स्थिर होता है। जुपिटर 1 ईयर तक उसी जगह पर बैठा रहेगा जहां पर है। शनि जनरली 3 साल 2.5 साल तक एक ही राशि में बैठा रहता है, इनकी राशियां बदलती नहीं है जल्दी से। राहु 1.5 ईयर तक एक ही राशि में बैठा रहता है, पहले देखा था तभी भी 12 साइन में था राहु और अभी भी 12 साइन में। ऐसे ही आपका सैटर्न यहाँ पर 11 साइन में आपको नजर आ रहा है और सैटर्न उस समय पर भी 11 साइन में ही था। तो ये प्लैनेट्स का अब धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा। सभी प्लैनेट जो होते हैं इनका करीब करीब फिक्स होता है कि सैटर्न जब ट्रांजिट करके किसी भी राशि में आता है तो 2.5 ईयर तक सेम राशि में रहता है। जुपिटर 1 ईयर तक सेम राशि में रहता है। राहु 1.5 ईयर तक सेम राशि में रहता है। तो जो भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं उन्हें वैसे इन जनरल ट्रांजिट रोज का पता होना चाहिए। रोज सुबह कुंडली बनानी चाहिए जिसको एस्ट्रोलॉजी करनी है, वो रोज सुबह देखे। आज मॉर्निंग में उठ के आप देखोगे और आपको पता होगा, सबको याद होता है जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं कि कौन सा प्लेनेट
आज की डेट में किस राशि के अंदर गोचर कर रहा है, जिसे हम गोचर बोलते हैं या ट्रांजिट बोलते हैं। तो हम कहेंगे जैसे शनि सबको पता होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट प्लेनेट है कि वो एक्वेरियस या 11 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, पिछले 2 साल से करीब करीब कर रहा है, और वो 10 शायद 30 मार्च को वो आपका उसका राशि परिवर्तन करके 12 साइन में जाएगा। जुपिटर पिछले मई से वो आपका 2 साइन में ट्रांजिट कर रहा है वृषभ राशि में, और 14 मई तक वृषभ राशि में ही ट्रांजिट करेगा। इसी तरीके से आपका राहु है, वो आपका ट्रांजिट कर रहा है, अभी 12 साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, और ये भी अप्रैल मई के आसपास ये भी राशि परिवर्तित करेगा। बाकी प्लैनेट्स फास्ट मूविंग है, जैसे सूर्य हर महीने राशि बदल लेता है। तो सूर्य का याद रखना है कि अभी जैसे देखिए वो आपको यहाँ पर 9 अभी तो ये मैंने जब का लिया है उस टाइम पर 11 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, मगर सूर्य आपका क्या करता है कि जिस भी राशि में 15 तारीख के आसपास एंटर होता है और अगले महीने की 15 तारीख को बाहर निकल जाता है, उसका 1 मंथ फिक्स है। फिक्स जिसका भी है वो केवल एक सूर्य है, इसके अलावा किसी का भी ट्रांजिट फिक्स नहीं है। बाकी सभी की ड्यूरेशन बदलती है, सूर्य की भी ड्यूरेशन बदलती है, वो 1 या 2 दिन बदलती है ज़्यादा से ज़्यादा, अप्रोक्सीमेटली 30 डेज होती है, कभी कभार वो 31-32 डेज भी हो जाती है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की शेप एक्चुअली बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है, ओवल शेप है, तो वो जो एक पर्टिकुलर नक्षत्र है वो आपका चलने में थोड़ा कम या ज़्यादा टाइम लेता है। राशियों का भी जो वक्त है वो थोड़ा कम और ज़्यादा होता है, 2 घंटे की नहीं होती सारी राशियां। मगर बाकी सभी प्लैनेट, सूर्य के अलावा बाकी सभी प्लैनेट्स का टाइम कम या ज़्यादा होता रहता है, फिक्स नहीं होता है, इसलिए हम टाइम लर्न नहीं कर सकते। आपको पर्टिकुलर ट्रांजिट देखना पड़ेगा उस डेट पर जाकर। तो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन का, हाँ जी सर, RKS आपने हैंड रेज किया हुआ है। सर, जब हम ये कहते हैं कि सूरज लगभग 1 महीना एक राशि में रहता है, तो फिर वो सैजिटेरियस में तो हर साल आएगा, तो हर साल मलमास होगा? हाँ बिल्कुल, हर साल? हाँ मलमास हर साल होता मलमास है। तो बाय डेफिनेशन ये है कि कुछ दिन बच गए, वो उसका एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट कुछ करते हैं, ऐसा हाँ मुझे याद है। नहीं, वो अधिक मास होता है जो आप कह रहे हो, अच्छा, हाँ, यस, वो अधिक मास होगा अधिक ये। मास होता है, एक मलमास होता है, एक 6 मास होता है, तो वो अलग चीज है वो आपकी, खर तो मास जिसे इसको बोलते हैं। तो इसको मल मास क्यों कह रहे हैं? मल मास ऐसा होता है कि जब भी सूर्य सेजिटेरियस में होता है तो शुभ कार्य नहीं किए जाते बेसिकली। आई सी, आई सी, हाँ आई जो सी। अभी देखेंगे आप, इन दिनों में मैरिज वगैरह सब बंद हो जाती है, सेजिटेरियस का एक वो होता है, इसको एक दोष होता है, तो उसमें ये मुहूर्त का पार्ट है। जब भी सेजिटेरियस में सूर्य एंटर होता है तो हम मैरिज वगैरह इस तरीके के वो नहीं करते, तो मल का मतलब ये उतना ऑस्पिशियस नहीं माना जाता। जब सूर्य मकर राशि में एंटर होता है तो उत्तरायण की शुरुआत होती है, और वो समय बहुत ही बेहतरीन माना जाता है, जुलाई तक उत्तरायण रहता है। तो आप देखते हो कि जितने भी ऑस्पिशियस वो हैं, मैक्सिमम काम शादी वगैरह ये सब आपका 14 जनवरी से लेकर, और जब तक वो आपका एंटर होता है इनटू कर्क राशि में जब जाता है, तब तक सारे काम होते हैं 6 महीने तक। इसको उत्तरायण बोलते हैं। इवन किसी व्यक्ति की डेथ भी उत्तरायण में होती है तो ऐसा कहते हैं कि वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। और 15 जुलाई के बाद दक्षिणायन शुरू हो जाता है, और ये दक्षिणायन का आखिरी महीना होता है जब सूर्य सेजिटेरियस राशि के अंदर ट्रेवल करता है। इस पर्टिकुलर मंथ को हम मलमास बोलते हैं। ठीक है सर। थैंक यू सर। अच्छा, अब इसमें हम बात करते हैं फर्दर। मैंने ये बताया कि ट्रांजिट का मतलब कि आपको किसी भी प्लेनेट की डिग्री किसी भी डेट में देखनी है तो आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके हाथ में ऑलवेज एस्ट्रोसेज ऐप होता है मोबाइल में, आप डालिए और जब मर्जी का आप ट्रांजिट यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा प्लेनेट किस राशि में चल रहा है, जिस समय पर देखना चाहो। एग्जैक्ट डिग्री यदि आपको देखनी है तो इसी ऐप में आप चलिए, यहाँ पर आपको ऊपर लग्न दिखाई दे रहा है, ये डार्क लग्न के बगल में देखेंगे यहाँ पे नवांशा लिखा हुआ है। मैं इसको क्लिक करूंगा तो नवांशा आएगा, फिर क्लाउड लिखा हुआ है, फिर ये मून लिखा हुआ है, और इसके बाद यहाँ पे चलित, और इसके बाद प्लैनेट्स लिखे हुए हैं। जो प्लैनेट्स लिखे हुए हैं ये आपको सभी प्लैनेट्स की कौन सा प्लैनेट किस राशि में है, कितनी डिग्री पर है, ये बता देगा एग्जैक्ट। जो मैं अभी लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा था, यहाँ पर प्लैनेट्स पे जाएंगे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, और ये कुंडली मैं बदलूंगा। अभी मैं आज की कुंडली लगाऊंगा, अभी आज की डेट में कौन सा प्लैनेट कितनी डिग्री पर है वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। ये तो मैंने 10 मार्च 2025 की कुंडली बनाना बताया था। अब मैं आज की कुंडली बनाऊंगा तो मैं इससे बिल्कुल बाहर निकल के बताता हूँ। देखिए
एकदम से मैं बाहर निकल चुका हूं। कुंडली को आप क्लिक करिए और ये यहाँ पे आज की डेट, अभी का टाइम, ये तो अपना आप ही आ रहा है। इसको फिर मैं यहाँ पर डाल देता हूं वैदिक क्लास, और यहाँ पर प्लेस में डाल देता हूँ आगरा की जगह। अब दिल्ली डाल दिया मैंने। आप एक बार डाल दोगे तो आपके मोबाइल में वो प्लेसेस जो भी डाले हैं अपना आप आ जाएंगे। अब पहले मैंने फीमेल लिया था, अब इसको मैं मेल कर देता हूँ, तो ये गेट हॉरोस्कोप आ जाएगा। इसको मैंने प्रोसीड यहाँ पे क्लिक किया और ये यहाँ पर ये कुंडली अपीयर हो गई है अभी की। अब मुझे सभी प्लैनेट्स का लॉन्गिट्यूड पता करना है। वैसे इस कुंडली से देखकर भी निकाल सकते हैं, मगर एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड पता करने के लिए, जिसे भोगांश बोलते हैं, उसकी मैं इंपॉर्टेंस भी आज की क्लास में बताऊंगा, जो आप में से शायद किसी ने भी कभी नहीं सुनी होगी और बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। ये बहुत गूढ़ रहस्य है जो मैं अभी आज डिस्क्लोज करूंगा। देखिए यहाँ पर अब नवांशा भी एक तरह की कुंडली होती है, मगर जो न्यू है उन्हें नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं बिल्कुल बिगिनिंग से जो चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ। जो मेरे वीडियोस देखकर कोर्स कर रहे हैं उन्हें समझ में आ जाए। तो प्लैनेट्स को क्लिक कर दीजिए आप यहाँ पर जो आ रहा है। इस प्लैनेट्स के अंदर अभी मैं केवल लॉन्गिट्यूड की बात करूंगा। तो लॉन्गिट्यूड में देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है लग्न, लग्न के आगे लिखा हुआ है कैंसर, और यहाँ पर लिखा हुआ है 23 डिग्रीज। ये एक्चुअली क्या होता है, लॉन्गिट्यूड के 4 हिस्से होते हैं। एक होता है राशि जिसमें वो है, दूसरी होती है उसकी डिग्री, और मिनट और सेकंड, ये 3 चीजें होती हैं। तो लेटर ऑन मैं बताऊंगा मिनट सेकंड का क्या मतलब है, अभी केवल हम डिग्री तक उस पर फोकस करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है लग्न, लग्न कैंसर साइन में और 23 डिग्री है, 0 मिनट्स है। तो इसका लॉन्गिट्यूड लिखा जाएगा जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, क्योंकि लग्न 4 साइन में चली गई है, कैंसर का मतलब 4 साइन, इसको लिखेंगे 3 साइन पास 23 डिग्रीज। 4 साइन में चली जाती है तो मैंने कहा था देखिए 3 साइन होता है, मैंने एक्सप्लेन किया था 4 साइन में जाने का मतलब उसने 3 साइन क्रॉस कर लिए हैं। यहां पर मैं बताता हूं देखिए कैसे 4 साइन में जाने पे 3 साइन में लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं। ये मैंने कुंडली खोल दी तो लग्न यहां पर 4 साइन में आ रही है, एल लिखा होता है इस ऊपर वाले हाउस में, इसको लग्न बोलते हैं। तो इसने कितने साइन क्रॉस किए, एरीज 1 साइन, 2 साइन, 3 साइन क्रॉस किए, तब ये 4थे साइन में आया है। तो इसका लॉन्गिट्यूड लिखने के लिए हम लिखेंगे 3 के ऊपर साइन लिख के, इसका मतलब होता है 3 साइन पूरे चल चुकी है लग्न, और 4थे साइन में वो आपकी जितनी भी डिग्री पर है वो हम लिखते हैं। इस तरीके से लग्न का लॉन्गिट्यूड आपको पता चल गया। और लॉन्गिट्यूड आपको लिखने के लिए कहा जाए, ये लिखना आना चाहिए एस्ट्रोलॉजी में, सभी को आना चाहिए अच्छे से। इसको लिखेंगे 3 साइन पास 23 डिग्रीज, ये लॉन्गिट्यूड हो गया। अभी आपसे कहा जाए मून का लॉन्गिट्यूड लिखिए, तो मून को यहां पर सारी कहानी मून की पता चल रही है कि मून आपका वर्गो साइन में, VIR मतलब वर्गो, और ये लिख रहा हुआ है 3 डिग्रीज, पहले डिग्री लिखा होता है 58, ये दूसरा लिखा है इसके ऊपर डैश है, ये है मिनट्स, और तीसरे नंबर पे लिखा है 36, ये है सेकंड्स। तो लॉन्गिट्यूड के 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है राशि जिसमें है कोई भी प्लैनेट या लग्न, दूसरा हिस्सा होता है उसकी डिग्रीज, तीसरा हिस्सा होता है उसकी मिनट्स, और चौथा हिस्सा होता है उसके सेकंड्स। तो यहां पर मून वर्गो साइन में प्रेजेंट है 3 डिग्री 58 मिनट एंड 36 सेकंड्स पे। मैं आपको कुंडली में भी दिखाता हूं, देखिए लग्न को, कुंडली को मैंने क्लिक किया तो देखिए मून वर्गो साइन में आ रहा है, 6 साइन के अंदर मून यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये मून 6 साइन में वर्गो में। तो वर्गो का मतलब कितने साइन क्रॉस कर चुका है, 1 2 3 4 5 साइन ये चल चुका है। तो इसको लिखेंगे 5 साइन पास्ट, 5 साइन पास्ट। इसके बाद मैं वहां पे इसके लॉन्गिट्यूड तक दिखा देता हूं। तो यहां पर मून में लिखा है वर्गो 3 डिग्री 58 मिनट 36 सेकंड, तो इसको हम लिखेंगे 5 साइन पास 3 डिग्री 58 मिनट 36 सेकंड, ये लॉन्गिट्यूड हो गया मून का। तो मून की क्या डिग्रीज हैं, मून का क्या साइन है, मून का क्या लॉन्गिट्यूड है, वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम सभी ग्रहों के लॉन्गिट्यूड पता कर सकते हैं। आपसे किसी भी ग्रह का लॉन्गिट्यूड निकालने के लिए कहा जाए तो वो लॉन्गिट्यूड हम यहाँ पर इजीली निकाल सकते हैं। वन मोर थिंग, इसमें लिस्ट के अंदर यहाँ पे लिखा होता है यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। तो जो आपकी वैदिक हिंदू जो एस्ट्रोलॉजी है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इन प्लैनेट्स को भी मानकर चलते हैं, मगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में केवल नवग्रह माने जाते हैं। नवग्रह, ग्रह क्या होते हैं, ग्रह वो नहीं होते, प्लैनेट को ग्रह नहीं बोलते। प्लैनेट इंग्लिश वर्ड है, प्लैनेट्स में मून नहीं आता, प्लैनेट्स में सन भी नहीं आता, सन स्टार है, मून उपग्रह है, सैटेलाइट है अर्थ का। प्लैनेट्स में राहु और केतु भी नहीं आते, क्योंकि राहु को केतु कोई फिजिकल बॉडी है नहीं,
मैंने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। फिर इन्हें हम प्लेनेट, क्योंकि हम उसको संस्कृत का इंग्लिश वर्जन कर रहे हैं तो ग्रह का कोई इंग्लिश में अप्रोप्रिएट वर्ड अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने ग्रह को ही प्लेनेट बोल देते हैं इंग्लिश के अंदर। प्लेनेट तो एक्चुअल वर्ड ग्रह है इसका, और ग्रह वो होता है जो आपके ऊपर असर डालता है। इंसान की जिंदगी पर जो भी सेलेसियल बॉडी, जो भी आकाशीय पिंड असर डालता हो, उस सभी पिंडों को हम ग्रह बोलते हैं। तो ये आपके 9 पिंड हैं जो कि हमारे ऊपर असर डालते हैं। उनमें 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु, जो एक्चुअल में कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये केवल पॉइंट है स्काई के अंदर। और इनको हम 9 जो चीजें हमारी इंसान की लाइफ के ऊपर असर डालती हैं, उन सब 9 चीजों को हम ग्रह बोलते हैं। जो आपका 7 तो वो हो गए जो वीक के डेज होते हैं, उनके लॉर्ड सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, इसके बाद शुक्र, शनि, ये आपके 7 हो गए, और राहु केतु हो गए। तो यहां पर मंगल भी देखिए ग्रह, वो चंद्रमा को भी हम ग्रह ले रहे हैं, सूर्य को भी ग्रह ले रहे हैं। तो इस तरीके से 9 ग्रहों पर बेस्ड हमारी पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी है। यहां पर क्या होता है, जो प्रॉपरली जिन्होंने नहीं किया होता है या इधर उधर से किया होता है, वो डिग्रीज को देखते ही नहीं है प्लैनेट्स की को, जबकि डिग्री के बगैर आप कोई प्रेडिक्शन दे नहीं सकते। मैं थोड़ा सा यहां पर डिग्रीज का आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगा, उससे पहले 2-4 चीजें और बता देता हूं इसी ऐप के अंदर, किसी को देखने में जिससे परेशानी नहीं हो। एक्चुअली बिगिनिंग तो देखनी आनी चाहिए। जब हम कुंडली देखते हैं तो दूसरी इंपॉर्टेंट होती है कि हमें, एक होती है लग्न कुंडली, और उसके फिर छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिन्हें वर्ग कुंडलियां बोलते हैं, वो भी हमें देखनी पड़ती हैं, वो लेटर ऑन मैं बताऊंगा। एक होती है दशाएं, जो थोड़े दिनों में मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, जो नया सीख रहे हैं वो समझ जाएंगे। उसे यहां पर देखा कैसे जाता है वो बता रहा हूं मैं। ऊपर यहां पर आपको ये 3 एरोज दिख रहे होंगे, 1 2 3। तो इन 3 एरोज में से यहां पर आप यदि फिंगर से इसको क्लिक करोगे तो ये एक इस तरीके की टेबल खुल जाएगी। इस टेबल के अंदर कई सारे वो हैं, आप यहां पर देखोगे ऊपर होम लिखा हुआ है, फिर बुक मार्क्स लिखे हुए हैं, फिर बेसिक लिखा हुआ है, फिर दशा लिखा हुआ है, फिर प्रेडिक्शंस लिखा हुआ है, फिर केपी सिस्टम लिखा हुआ है, फिर सोडस वर्ग लिखा हुआ है, लाल किताब लिखा हुआ है, वर्ष फल लिखा हुआ है, मिसलेनियस लिखा हुआ है, और न्यूमरोलॉजी लिखा हुआ है। इसमें देखिए न्यूमरोलॉजी का तो आप ऐड देखते होंगे आजकल, आप वो बहुत सारे 2-3 पंडित हुए पड़े हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं दिन भर टीवी पर, 2 घंटे में 1 घंटे में आपको एस्ट्रोलॉजर जो बना रहे होते हैं वो सब न्यूमरोलॉजी वाले हैं। तो वो 1 घंटे में एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो उनकी आप सुन सकते हैं, और नहीं तो फिर ये यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ये वो न्यूमरोलॉजी है जो वो 1 घंटे में बनाते हैं। लाल किताब, जो कहते हैं कि आप हल्दी जेब में रख लो आपकी शादी हो जाएगी 15 दिन में, वो लाल किताब है। इसके बाद होता है आपका वर्ष फल, 1 साल के अंदर के जो इवेंट होते हैं उनको देखने के लिए वर्षफल एस्ट्रोलॉजी यूज की जाती है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं, आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। केपी सिस्टम है, केपी एक एस्ट्रोलॉजी है, ये थोड़ा मैथमेटिकल टूल है, और न्यूमरोलॉजी या लाल किताब लेवल पर ये वो नहीं बनाते। इसके अंदर रेमेडीज उतनी ज्यादा नहीं दी जाती, जहां पे भी रेमेडीज दी जाती हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में कोई खास रेमेडीज नहीं होती, मंत्रों बेस्ड थोड़ी बहुत रेमेडीज होती हैं। जो ज्यादा रेमेडीज की बात कर रहे हैं वो उनकी सेल्फ क्रिएटेड एस्ट्रोलॉजी है, और आपको जो मेरी क्लास में एटलीस्ट जो हैं उन्हें उनके ट्रैप में फंसना नहीं है बिल्कुल भी, कि ये सिम कार्ड तोड़ दो, ये आज जिसके 99 हो गया पीछे है वो तो जिंदगी हो जाएगी, जिसके औरत के नाम के आगे SH लिखा हुआ है वो तो ये होगी, ये सब कुछ बेवकूफ बनाने का धंधा है, नथिंग एल्स। अब आ जाते हैं हम इस पर, दशा। यहां पर आ रहा है दशा, आपको दशा दिख रहा है, ये इसको हम क्लिक करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी लाइफ के जो भी इवेंट हैं वो दशाओं पर बेस्ड होते हैं। कलयुग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट दशा होती है, दशाओं की बहुत सारी 44-45 टाइप ऑफ दशाएं हैं, और 20 के करीब दशाएं मैं खुद भी यूज करता हूं, मगर जो कलयुग के अंदर ऐसा कहा गया है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट दशा है जो हर व्यक्ति को आनी चाहिए वो होती है विंशोत्तरी दशा। अब दशा के भी कई पार्ट होते हैं। विंशोत्तरी दशा में आगे पढ़ाऊंगा, यहाँ पे अभी आज की क्लास में विंशोत्तरी दशा नहीं ला रहा हूं, मैं केवल इसका ऐप से आपको फैमिलियर करा रहा हूं। तो इसमें सबसे पहले एक दशा होती है, फिर हर दशा के अंदर अंतर दशाएं होती हैं। तो आपको दशाएं देखनी है तो ये आपने ऐप खोला, यहाँ पर अब आपको देखिए दशाएं नजर आ रही हैं। सूर्य की दशा है,
यहाँ पर जो ये डेट लिखी होती है 7/9/2027 तक है, फिर मून की दशा है 7/9/2037 तक, ये इसकी एंड डेट होती है। ध्यान रखना है कि सूर्य की दशा 27 तक होगी एंड डेट, मून की दशा 37 तक होगी, मार्स की दशा इसके बाद 44 तक होगी, फिर राहु की दशा आएगी। जो नए उन्होंने सुना होगा मेरी राहु की दशा चल रही है, क्योंकि राहु केतु और शनि को डराने के लिए यूज करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। जब एस्ट्रोलॉजर हम किसी को डराते हैं या हम किसी को बेवकूफ बनाने की सोच के आते हैं तो हम उसको राहु को ले आते हैं या शनि को ले आते हैं, दूसरा आदमी आसानी से डर जाता है। पर हमने ऐसा कोई काम नहीं करना। कोई भी प्लेनेट बुरा नहीं होता, कोई भी प्लेनेट कुंडली के अंदर अच्छा नहीं होता। सभी प्लेनेट इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं, सभी का अपना अपना रोल होता है और कोई भी आपके लिए खराब नहीं करता और कोई भी आपका बुरा नहीं करता। तो इसी तरीके से ये सभी प्लैनेट्स की दशाओं को यहाँ पर देखना हो तो ये जो इसके आगे डेट लिखी होती है ये होती है एंड डेट। हाँ, हर दशा के अंदर अंतर दशाएं आती हैं, तो वो कैसे देखेंगे। अब सूर्य जैसे ये ग्रह है, इसके अंदर इन सभी की अंतर दशाएं आएंगी। तो ये जो सूर्य जहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप फिंगर से क्लिक कर दीजिए तो सूर्य के अंदर अंतर दशाएं आ जाएंगी। आप देखो पहले नंबर पर सूर्य लिखा हुआ है इन सभी में और दूसरे नंबर पर प्लैनेट बदल गए। यहाँ पे विंशोत्तरी अंतरदशा है, ये महादशा का छोटा पार्ट होती है, उसे अंतरदशा बोलते हैं। अंतरदशा से भी और नीचे जाना है, हर एक अंतरदशा के अंदर प्रत्यांतर दशा आती है। इनमें से आप किसी भी रो को क्लिक करोगे उसके अंदर की प्रत्यांतर दशाएं आ जाएंगी। तो जैसे मैंने इसको किया तो अब देखिए यहाँ पे तीन तीन चीजें आ गई, सन सन सन, तीन आ गए और ये लिखा हुआ है प्रत्यांतर दशा। मैं बैक जाता हूं, बैक केवल दो थे, देखिए क्या लिखे होते हैं, सन सन, सन मून, तो दो दो प्लेनेट दे रखे थे केवल, ये थी अंतरदशा। और ये सन सन अंतरदशा देखनी हो तो 26/12/2021 तक है, सन मून अंतरदशा देखनी है तो 26/6/2022 तक है। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब अंतरदशा के अंदर प्रत्यांतर दशा जाना है तो और क्लिक कर दो, ऊपर लिखा आ रहा है प्रत्यांतर दशा, ये और भी कम पीरियड की होती है। यहां पर आएंगे, अब प्रत्यांतर दशा से भी नीचे आपको जाना है जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म दशा, तो इसको फिर क्लिक कर दीजिए, देखिए ऊपर आ गया सूक्ष्म दशा और यहाँ पे 4 हिस्सों में डिवाइड होगी एक पर्टिकुलर दशा ही। सूक्ष्म दशा से भी नीचे जाना है तो और एक बार इसको क्लिक कर दीजिए, अब आ जाएगी प्राण दशा। तो जो दशाओं का एक पर्टिकुलर दशा है वो 5 तरह के पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहला पार्ट होता है महादशा, दूसरा पार्ट होता है अंतरदशा, तीसरा पार्ट होता है आपका प्रत्यांतर दशा, चौथा पार्ट होता है सूक्ष्म दशा और पांचवा पार्ट होता है प्राण दशा। हालांकि उस पर हम लेटर ऑन पहुंचेंगे और ये दशा ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहली बात, क्योंकि जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है उन्हें मैं बता देता हूं, मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। जो सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकली, जैसे ज्वाइन तो अभी इस ग्रुप में 230 या 35 मेंबर हैं, क्लास में 28 लोग हैं अभी मुझे मिला के। तो जिन्होंने प्रैक्टिकली सीखने हैं वो रोजाना वीडियो देखें और उसके नोट्स प्रिपेयर करें, उसे पढ़ें। एस्ट्रोलॉजी सीखना, आप एक इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हो, MBBS और MD कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी उससे तिगनी चौगनी पढ़ाई में आप केवल बेसिक सीख पाओगे, ये मैं स्टार्टिंग में बता देता हूं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखना कोई मजाक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ जो लोग बैठे हुए हैं वो रिसर्च भी कर रहे हैं। भारतीय विद्या भवन से 3-3, 4-4 साल से वो भी लोग बैठे हुए हैं, तो उन्हें पता ही होगा कि आचार्य में वहाँ पे इतना पढ़ना पड़ता है, उसके बाद भी एस्ट्रोलॉजी सीख पाना मुश्किल काम ही नजर आता है। इसलिए जो भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, यदि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो वीडियोस को आप देखें। ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको और लोगों से बेहतर एस्ट्रोलॉजर बना दूंगा, पर आपको लगातार वीडियोस देखने हैं, उनकी सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। संडे की क्लास एक्चुअली मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, क्योंकि आप लोगों के कोई डाउट्स नहीं है। मेरी जो क्लास है वो डाउट क्लास होगी केवल, क्योंकि मैं अपनी तरफ से तो क्योंकि मैंने क्लास लिया तो मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ। आप लोग मेरे से कहोगे कि हमें ये चीज़ बताइए और वो चीज़ मैं बताऊंगा, उसमें हमें मजा आएगा, जिससे कि हमारा आपका इंटरेक्शन हो, आपको पता लगे कि मुझे पता लगे आप क्या पूछना चाह रहे हो, और आप मेरे से जब मैं आपको 1 घंटे की यहाँ पर क्लास दे रहा हूँ तो आप उसका एडवांटेज लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जो वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पूछी जा सकती हैं, मगर आप यदि वीडियोज़ को देखेंगे और इसके बाद उसके नोट्स बनाएंगे, उन्हें तैयार करेंगे, तभी आप वो चीज़ें पूछोगे। तो चलो, ये तो मैंने एक बात बताई। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इन दशाओं को देख सकते हो। एक चीज़ से और केयरफुल कर देता हूँ,
बहुत सारे लोग ये ऐप देखेंगे और उसी के बेस पे एस्ट्रोलॉजर बन बैठते हैं और लोगों को सलाह भी देना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, इसके अगला आपको दिख रहा होगा महादशा फल कैसा रहेगा। इसको क्लिक करोगे और इसके अंदर वो आपको पूरी दशाओं के फल बता देगा। सन इन सेजिटेरियस इन योर 6th होम, यहाँ पे लिखा है यू विल बी सक्सेसफुल इन वट एवर यू टेक अप, ऑल योर एंडियर्स विल बी सक्सेसफुल एंड यू विल ओवरकम। अब क्या होता है, जो नए नए जो होते हैं वो ये सोचते हैं बस ये तो पता चल गया, और प्रेडिक्शन देना भी शुरू कर देते हैं। ये क्या है, इनके अंदर 8-10 चीजें सभी की कुंडलियों में डाली हुई हैं, तो वो की वही रिपीट होके आती रहेंगी। इसलिए जो ऐसा कर रहे हैं वो केयरफुल रहें कि ये यूजलेस है, इसका कोई यूज नहीं है। एस्ट्रोलॉजी केवल एक ऐसी साइंस है जिसका कभी भी तोड़ नहीं आ सकता। कितना ही एआई बन जाए, कोई भी चीज बन जाए, इंसान के बगैर इसका कोई भी इंटरप्रिटेशन कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये उतना सिंपल चीज नहीं है कि कोई कंप्यूटर इसका सॉल्यूशन निकाल पाएगा। इसमें कॉम्बिनेशन निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि इंसान से सॉल्यूशन जब तक नहीं निकला तब तक कंप्यूटर भी नहीं कर सकता। तो इंसान पे अभी तक इसका एस्ट्रोलॉजी का पूरा सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। चलो, ये आपको मैंने बता दी दशाएं यहाँ पर होगी किस तरीके से देखी जाती हैं। अब एक जो मैं टॉपिक यहाँ पर स्पेशल ले रहा हूँ आप लोगों के, जो भी जिन्होंने भी ज्वाइन किया है उनके लिए एक नई चीज़ मैं आज की क्लास में बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पर आप में से किसी को कुछ पूछना हो रिलेटेड टू जो अभी तक मैंने चीज़ें बताई हैं तो वो पूछ सकता है। हाँ स्वाति। हाँ स्वाति पूछो। नाड़ी आमशा जो आपने बताया था, हाँ। उसमें मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि उसमें राहु और केतु दोनों एक साथ ही मीट करते हैं। हाँ। मतलब तो उनका टाइमिंग सेम होता है। हाँ ठीक तो है। इट मीन्स कि एक राहु तो स्त्री है और केतु पुरुष है। तो मीन्स किसी की भी कुंडली में या तो राहु अच्छा हो सकता है या तो केतु अच्छा हो सकता है। एम आई राइट? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, इन जनरल ऐसा है, पर वो न्यूट्रल भी हो जाते हैं। केवल दोनों में से एक ठीक है, एक न्यूट्रल भी हो सकता है कि क्योंकि सपोज। उसमें फर्स्ट हाफ तो मेल के लिए अच्छा होता है और सेकंड हाफ फीमेल के लिए। समझ गया मैं, तो समझ गया। हाँ। एक्चुअली वो बेसिक कुंडली में भी क्या होता है, देखो जब बेसिक कुंडली में भी देखोगे ना तो उनमें जो हाउसेज होते हैं, अभी जैसे मैं यही हाउस दिखाता हूँ इसी कुंडली में, वो ठीक है बात, न्यूट्रल भी होते हैं कई बार दोनों में। नाड़ी आमशा के बेस पे वो करेक्ट है कह रहे हो। जैसे ये अच्छा। कुंडली मैंने देखी, इसमें राहु बैठा हाँ। हुआ है यहाँ पर 9वें भाव के अंदर, ये 9th हाउस है, और केतु हम्म। बैठा हुआ है 3rd हाउस में। कुंडली का हम्म। 9th हाउस अच्छा माना जाता है, 3rd हाउस खराब माना जाता है। हाँ तो जी। यहाँ पर इस कुंडली के लिए मैं कहूंगा तो राहु तो अच्छा है और केतु इसके लिए खराब है। तो राहु केतु के केस में इन जनरल ऑलवेज ऐसा ही होता है, पर 100% केसेस में नहीं बोलेंगे, पर इन जनरल ऐसे ही होता है। चाहे आप जन्म कुंडली से देखो चाहे नाड़ी आमसा से देखो, वो करेक्ट है ऑब्जर्वेशन हमारी। अच्छा, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था, आपने जो वो दृष्टि बताई थी, दृष्टि के अकॉर्डिंग या कोई भी प्लैनेट ओन साइन में होता है या मूल नाम में होता है, और या तो वो उच्च में और नीच में जो भी है जय। तो लेकिन इनमें से जो प्लैनेट है वो ना तो अपने ग्रह में बैठा है, ना वो त्रिकोण मूल में है, ना वो उच्च में है। तो उसकी दृष्टि फिर कैसे डिसाइड करेगी? मतलब वो कुंडली में फिर वो अच्छे रिजल्ट देगा या बुरे देगा या क्या न्यूट्रल रहेगा? क्या सिस्टम है उसका? नहीं, एक्चुअली क्या है कि अभी जो जो रिजल्ट है ना वो तो बहुत ज्यादा आगे की चीज है। अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं, उच्च नीच से भी रिजल्ट डिसाइड नहीं होते। उच्च नीच का मैं मतलब बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं सभी को बताता हूँ उच्च नीच क्या होता है एक्चुअल में। प्लेनेट का जो प्लेसमेंट होता है राशियों के अंदर, तो इनकी क्या होता है, प्लेनेट्स की आपस में एक दूसरे से फ्रेंडशिप होती है, मित्रता। कुछ प्लेनेट एक दूसरे के दोस्त होते हैं, कुछ एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, और कुछ एक दूसरे के लिए न्यूट्रल होते हैं। दूसरा क्या होता है कि जैसे एक पर्सन होता है, हम हैं, तो हमारे लिए क्या होता है कि कोई प्लेस हम बहुत कंफर्ट फील करते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पर। एक दूसरा प्लेस होता है जहां हमें ठीक ठाक लगता है, और एक तीसरी जगह होती है जहां हम कोई ना हमें अच्छा लगता है ना बुरा लगता है, और एक जगह होती है जहां हम बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते, रुकना नहीं चाहते 2 मिनट भी। ये ह्यूमन बिहेवियर भी होता है। तो अब क्या होता है कि जिस जगह पर, एक मिनट म्यूट कर लो स्वाति।
हाँ डिस्टरबेंस आएगा। तो जिस जगह पर कोई भी पर्सन, प्रेजेंटेशन को मैं हटा देता हूं, हाँ, जिस जगह पे कोई भी प्लैनेट बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होता है, बहुत अच्छा फील करता है, बहुत बेटर फील करता है, उस पर्टिकुलर राशि को हम उसका एक्सोल्टेशन साइन बोलते हैं, उच्च की राशि बोलते हैं। उस पर्टिकुलर राशि में जब प्लैनेट बैठा होगा तो वो बहुत कंफर्टेबल होगा। यदि उसके ऊपर और परेशानियां नहीं है तो वो प्लैनेट आपके बेस्ट रिजल्ट देने की कैपेबिलिटीज रखता है, इसलिए उसको उच्च या एक्सोल्टेशन बोलते हैं। दूसरी स्थिति होती है उसकी बेहतर स्थिति। जैसे आप कहीं गए, आपको कोई बहुत अच्छी 7 स्टार होटल में रुकने को दे दिया जाए और आपको कहा जाए 15-20 दिन तक आराम से वहां पे रहिए, मस्ती से खाइए पिए घूमिए फिरिए और सब कुछ आपका फ्री है, मुफ्त है, तो यू आर मोस्ट कंफर्टेबल। दूसरी स्थिति यह है कि उसी 7 स्टार होटल में उसी कमरे में आपको रुकने के लिए कहा जाए, मगर कह दिया जाए आपके पास पैसे भी हैं, फिर भी आपको कहा जाए कि पेमेंट आप ही को करना है। आपकी कैपेबिलिटी भी है मगर आप उतने कंफर्टेबल नहीं होंगे जितना आप फ्री में थे। आपके पास पैसे होते भी आपके अंदर फीलिंग ये आती रहेगी कि यार एट लास्ट तो पेमेंट तो मुझे करना ही करना है, तो आप कहीं न कहीं बच के चलोगे, कुछ ना कुछ खर्चे आप कर्टेल कर लोगे। तो वो दूसरी बेटर स्थिति है, मगर स्थिति अभी भी बेटर है क्योंकि आप एक 7 स्टार होटल में एंजॉय कर रहे हो। वो आपका मूल त्रिकोण की स्थिति है। तीसरा है ओन साइन। ओन साइन का मतलब है, ऐसा हम कहते हैं और ये यूजुअली होता है कि हमको दुनिया में कितना भी कंफर्ट में पहुंचा दिया जाए, अल्टीमेटली पर्सन को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन होता है जब वो अपने घर के अंदर आकर बैठता है, चाहे वो कहीं से भी घूम फिर के आए, एट लास्ट वो कंफर्टेबल फील करता है। तो ओन साइन को तीसरा बेटर प्लेस माना जाता है। इसके बाद आता है न्यूट्रल साइन, चौथा, कि जिससे ना हमारी कोई फ्रेंड साइन, चौथा फ्रेंड साइन होता है कि यार दोस्त के घर में, तो हम किसी यार दोस्त के घर में चले जाएंगे तो और बहुत अच्छा है, जिसके बहुत आना जाना है, तो हमें अपना घर जैसा ही लगेगा, तो वहां पे भी हम रिलेटिवली कंफर्टेबल होंगे मगर खुद के घर से थोड़ा कम होंगे। फिर आता है आपका नेक्स्ट न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ठीक है ना, वो कोई हमें बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देगा, कहेंगे तो चाय पिला देगा, अब अगर पूछे वो चाय नहीं पिलाएगा, जहां बैठे हैं उसको, उसने हमारी तरफ ध्यान भी नहीं देना, हमारा कुछ बुरा भी नहीं करना। तो ऐसी जगह पर भी हम ज्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे, या रुकना पड़ेगा तो हम रुक भी जाएंगे, बट वी आर नॉट मच कंफर्टेबल न्यूट्रल प्लेस पे। एक होता है एनिमी साइन। एनिमी साइन वो है कि कोई शत्रु के घर में आपको रुकने के लिए बोल दिया जाए, शत्रु के घर में रुकने के लिए बोल दिया जाए तो आपके लिए वहां पर रुकना इट विल बिकम क्वाइट डिफिकल्ट, आप बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहोगे, वो एनिमी साइन होता है। और एक होता है आपका नीच, जिसे हम बोलते हैं डेबिलिटेशन। तो डेबिलिटेशन सबसे खराब स्थिति होती है किसी भी प्लेनेट की। वो ऐसा है कि आप बहुत कंफर्ट में जिंदगी जी रहे हैं और आपको रोड पे सोना पड़ जाए रात को 5 दिन, तो आप नहीं रह पाओगे वहां पे किसी भी हालत के अंदर। तो ये एक्सोल्टेशन और डेबिलिटेशन दो एक्सट्रीम है, इसलिए इन दो एक्सट्रीम्स की जनरली बात की जाती है, मगर ये सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं कि प्लेनेट आपका एक्सोल्टेशन साइन का मतलब वो अपना आप में एक कंफर्टेबल पोजीशन पर बैठा हुआ है, मगर केवल एक्सोल्टेड होकर वो अच्छे रिजल्ट देगा ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। रिजल्ट मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, उसमें आगे हम पढ़ेंगे, वो अपना आप में एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है, क्योंकि हम जब रिजल्ट जिस दिन समझ जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजी समझ जाते हैं। पर एक्सोल्टेशन या डेबिलिटेटेड ही है तो वो खराब ही रिजल्ट देगा, ऐसा भी कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तो किसी भी राशि में, मगर एक चीज हम मान सकते हैं कि वो प्लेनेट की जो पोजीशन है, एक्सोल्टेशन इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ ए प्लेनेट एंड डेबिलिटेशन इज द वर्स्ट पोजीशन। इसके बाद एक्सोल्टेशन से थोड़ा कम बेटर होती है मूल त्रिकोण, उससे कम बेटर होती है ओन साइन, उससे कम बेटर होती है फ्रेंड साइन, उससे कम बेटर होती है न्यूट्रल साइन, उससे कम बेटर होती है एनिमी साइन, और उससे कम बेटर होती है आपकी डेबिलिटेशन साइन। मतलब एनिमी और डेबिलिटेशन साइन दो वर्स्ट कंडीशन है प्लेनेट की, एक्सोल्टेशन मूल त्रिकोण और ओन साइन ये बेस्ट कंडीशन है प्लेनेट की। फिर मित्र साइन भी ठीक ठाक है, और मगर न्यूट्रल आपका न्यूट्रल है ही जिसको हम न्यूट्रल बोल रहे हैं। तो इस तरीके से इनमें उसका प्लेसमेंट को माना जाता है, मगर साथ ही साथ ये मैंने पहले ही बता दिया है कि एक्सोल्टेशन को उतना ज्यादा वेटेज आगे चल के हम नहीं देंगे, वेटेज है, इट इज बेटर प्लेसमेंट, बट और मेनी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर प्लेनेट किस तरीके के रिजल्ट देगा। क्लियर है चीज?
हाँ जी, अभी एक क्वेश्चन और भी था। हाँ। ये जो दृष्टि आपने बताई थी सारे प्लैनेट्स की, तो आपने बताई कि मून, सन, मर्क्यूरी और वीनस की तो 7वें प्लेस पे होती है, उनसे 7वें प्लेस पे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जुपिटर, मार और सैटर्न की कुछ कुछ मतलब और भी भावों पे पड़ती है। तीन दृष्टियां होती हाँ, हैं इन तीनों की। हाँ, तीन तीन दृष्टियां होती है। तो दृष्टि से क्या मीनिंग होता है, मतलब वो उधर देख रहे तो ब, उसका क्या बता रहा हूँ, इफेक्ट होता वेरी गुड क्वेश्चन। मैं बताता हूँ दृष्टि का क्या मीनिंग होता है। देखो, एक मिनट, मैं यहाँ पर एक चार्ट खोल लेता हूँ और उस चार्ट में बताता हूँ दृष्टि का क्या मीनिंग है। वैसे दृष्टि अपना आप में वो भी एक बड़ा कंसेप्ट है, मगर इनिशियली हमें केवल ये पता लगना चाहिए कौन किसे देख रहा है। फिर देखने का क्या असर होता है लेटर ऑन मैं बताऊंगा। दृष्टि में बेसिकली क्या होता है कि जो आपका बाकी सभी प्लेनेट, इन जनरल ये याद रखिए, राहु केतु को छोड़ देते हैं, इनकी कोई दृष्टि हम नहीं मानते। कुछ लोग मानते हैं, मगर मैं जो कराऊंगा उसमें राहु केतु की दृष्टि को नहीं मानूंगा। बाकी के 7 प्लेनेट सभी अपने से 7वें भाव को देखते हैं। पहली बात तो देखते हैं, मीनिंग देखने का क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। ये मार्स है, ये मार्स अपने से 7वें भाव को देखेगा, जुपिटर अपने से 7वें भाव को देखेगा, मरकरी अपने से 7वें भाव को देखेगा, सैटर्न अपने 7वें भाव को देखेगा, मून अपने से 7वें भाव को देखेगा। हर एक प्लेनेट अपने से 7वें भाव को देखता है। इसमें मार्स, जुपिटर और सैटर्न, ये 3 प्लेनेट और हैं। इन प्लेनेट को एडिशनल 2-2 और दृष्टि दी गई है। मतलब ये यदि पास पास बिठा दिया जाए, मार्स जैसे यहां पर इसकी लग्न में बैठा है, तो चौथे भाव को भी देखेगा और ये 8वें को भी देखेगा। 7वें को तो देखेगा ही देखेगा, मगर ये चौथे और 8वें को देखता है। जुपिटर अपने से 5वें और 9वें को भी देखता है। मार्स ने चौथा और 8वां देख लिया, जुपिटर 5वें और 9वें को देखेगा। सैटर्न तीसरे और 10वें को देखेगा। अब ध्यान से देखोगे तो इन तीनों को मिलाकर, इनको यदि लग्न में बिठा दिया जाए, तीनों प्लैनेट्स को, मार्स को, जुपिटर को और शनि को, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, इसका मीनिंग भी बता रहा हूं, जो कि बहुत कम लोगों को पता होता है कि दृष्टि का क्या कंसेप्ट है। यदि मार्स, जुपिटर और सैटर्न को एक साथ लग्न में बिठा दिया जाए, तो अब ये तीनों मिलके कुंडली के सभी भावों को देख लेंगे, केवल दूसरे और 12वें भाव के अलावा। जस्ट देखिए, मैं इसी भाव के अंदर आपका जुपिटर को भी बिठा देता हूं और इसी के अंदर शनि को बिठा देता हूं। तो ये देखिए, मार्स क्या करेगा, शनि पहले कर लेगा, तीसरे भाव को देख लेगा। शनि तीसरा देख लिया, और शनि ने साथ में 10वां भाव भी देख लिया। 3 और 10 देख लिए, और 7 को तो तीनों देखेंगे ही। फिर मार्स चौथे को देख लेगा और साथ में 8वें को देख लेगा। और यदि मैं जुपिटर को बोलता हूं तो वो आपको 5वें को देख लेगा, साथ में 9वें भाव को भी पे भी वो दृष्टि डाल देगा। तो यदि यहां पर हम मार्स, जुपिटर और सैटर्न को बिठा देते हैं, तो वो ये मेन हाउसेस, तीसरे, चौथे, 5वें, इसके बाद आपका 9वें और 10वें, 8वें, 9वें, 10वें, इन सभी हाउसेस को देख लेते हैं। 7th हाउस को तो सारे के सारे देखते ही हैं। केवल जिन पर दृष्टि नहीं पड़ती वो पड़ता है आपका 6ठा भाव, 11वां भाव, दूसरा भाव और 12वां भाव। इसके अलावा सभी भावों को ये कवर करते हैं जब भी सैटर्न, जुपिटर और मार्स को लग्न में किसी के में भी बिठा दिया जाए। इनकी ट्रिपल दृष्टि होती है इन तीनों प्लैनेट्स की, और इसीलिए इन प्लैनेट्स को एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है, अब पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूं, दृष्टि का मतलब क्या होता है। दृष्टि का वही मतलब होता है, समझ लीजिए एक बच्चा बहुत उद्दंड है मगर वो डरता है किसी से, तो क्या करेंगे कि जो बच्चे होते हैं 9th 10th 8th क्लास तक,
वो अपने जो पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होते, मगर उनके पिताजी जब तक उन्हें देखते रहते हैं, उन पर नजर रखते हैं, वो अपने पढ़ाई करते रहते हैं। जैसे ही पिताजी गए और वो उन्होंने बुक्स फेंकी और वो अपने अपने काम में खेलने कूदने में लग गए। तो दृष्टि का यही होता है, जब भी एक प्लेनेट दूसरी भाव को या प्लेनेट को एस्पेक्ट करता है, जैसे यहाँ पर मार्स अपने से 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो मार्स के जो भी करैक्टरिस्टिक है, मार्स के करैक्टरिस्टिक मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं। ये एंगर क्रिएट करता है, एनर्जी क्रिएट करता है, एक आपका लड़ने की ताकत देता है, वैसे भी ताकत क्रिएट करता है। जिसको भी अपने गुण है, ये जिस भाव को और जिस प्लेनेट को देख रहा है उसमें ट्रांसफर कर देगा, अपनी डायरेक्शन देगा, उस प्लेनेट को कहेगा मैं जैसे कह रहा हूं वैसा कर। तो दृष्टि का ये मतलब होता है, जब एक ग्रह दूसरे ग्रह को एस्पेक्ट करता है तो अपने एट्रीब्यूट्स, अपने गुण, अपने कार्यकत्व उस दूसरे ग्रह को देने की कोशिश करता है और उस दूसरे भाव को डायरेक्ट करता है, दूसरे भाव के फल भी देने की कोशिश करेगा, रिजल्ट भी देने की कोशिश करेगा। तो जब एक ग्रह दूसरे ग्रह को देखता है तो वो अपने गुण उस ग्रह के ऊपर डाल देता है, और साथ ही साथ जिस भाव को देखता है उस भाव के भी रिजल्ट देने की उसके अंदर ताकत आ जाती है। तो दृष्टि का मतलब यह होता है इन्फ्लुएंस, असर। जब एक ग्रह दूसरे ग्रह को एस्पेक्ट कर रहा है तो अपने करैक्टरिस्टिक, अपने गुण, अपने एट्रीब्यूट उस ग्रह के अंदर डाल देगा। इस केस के अंदर मार्स वीनस को देख रहा है और वीनस मार्स को देख रहा है। मार्स अग्रेशन है, वीनस लग्जरी एंड ब्यूटी है। तो ये अब दोनों मिक्स हो जाएंगे, मार्स के अंदर वीनस के करैक्टरिस्टिक आ जाएंगे और वीनस के अंदर मार्स के करैक्टरिस्टिक आ जाएंगे। तो जब भी दो ग्रह एक दूसरे को देखते हैं, आएंगे किस तरीके से वो लॉर्डशिप पे भी डिपेंड करते हैं, मगर इन जनरल मैं इनकी नेचुरल नेचर की बात कर रहा हूं। ग्रहों के जो कार्यकत्व मैंने बताए हैं, यदि उन्हें देखें तो मार्स अपने गुण शुक्र के अंदर दे देगा, शुक्र अपने गुण मार्स के अंदर दे देगा। इस तरीके से जब एक ग्रह दूसरे ग्रह को एस्पेक्ट करता है तो वो अपने करैक्टरिस्टिक उसके अंदर डाल देता है या उसको एक तरीके से डायरेक्ट करता है अपने नेचर के हिसाब से। जैसे किसी के फादर बहुत एजुकेटेड है, वो चाहते हैं उनका बच्चा पढ़े, तो वो उस पर एस्पेक्ट डालेंगे। तो एस्पेक्ट डालने का मतलब वो उसको डायरेक्ट करेंगे कि पढ़। और एक के फादर ये हैं कि वो अपने गुंडागिर्दी करते हैं या कोई बहुत बड़े नेता हैं, तो वो उनका बच्चा पढ़ रहा होगा तो उसे कहेंगे कहाँ किताब लेके बैठा हुआ है, नेतागिरी कर। तो वो उसको पढ़ने से रोकेंगे और वो उसको डायरेक्ट करेंगे, अपना असर उसके ऊपर डालेंगे। तो जब भी एक ग्रह दूसरे ग्रह को एस्पेक्ट करता है तो अपने एट्रीब्यूट्स और करैक्टरिस्टिक उस दूसरे ग्रह साथ साथ दूसरे भाव को भी ट्रांसफर करता है। ये मतलब होता है एस्पेक्ट का। क्लियर है? हाँ जी। तो सर अपने ये युति में भी इसी तरह से ट्रांसफर करते हैं अपने गुणों को, युति में बैठ के भी? युति वाले ग्रह जो होते हैं वो भी एक दूसरे के करैक्टरिस्टिक एक दूसरे पर डाल देते हैं, मगर जो एस्पेक्ट का असर युति से ज्यादा होता है। युति में हम पढ़ेंगे, जब दो ग्रह युति में होते हैं तो वो तात्कालिक शत्रु हो जाते हैं एक्चुअली। तो वो एक दूसरे की बातों को मानते नहीं है पूरी तरीके से, मगर क्योंकि वो एक साथ बैठे हुए हैं तो एक दूसरे पर असर उनका रहता है। मगर जो एस्पेक्ट का जो असर होता है वो रिलेटिवली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू युति। फिर वो डिग्रीज का रोल आएगा जो मैं आगे बताऊंगा कि युति में यदि दो ग्रहों की डिग्रीज बहुत क्लोज हैं तो ही वो युति मानी जाती है। एस्पेक्ट में भी वही कंसेप्ट आता है, पर अभी फिलहाल वो मैं इन क्लासेस में उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो थोड़ा आगे का टॉपिक है। सर मार्स जो है उच्च का हो रहा है शनि की राशि में, कंफर्टेबल क्यों है वहां पे? वो शनि का तो शत्रु है नेचुरली। मार्स क्या है कि गर्म प्लेनेट है, आपको पता है ना, बहुत गर्म है, अग्रेशन वाला प्लेनेट है। और जो सैटर्न है वो कूल है, हवा वाला प्लेनेट है। और मार्स अग्नि तत्व है, उसको हवा चाहिए, वो मजे करेगा क्योंकि एयरी प्लेनेट है आपका सैटर्न। तो इनके जो वो है गुण, मार्स अग्रेशन या अग्नि तत्व का प्लेनेट है और शनि आपका वायु तत्व का प्लेनेट है। अग्नि को वायु चाहिए होती है हमेशा, अग्नि चाहती है वायु मिले मुझे, तो वो वायु में जाके कंफर्टेबल है। वो उसके इस करैक्टरिस्टिक की वजह से सभी प्लेनेट कहां पर उचके हैं उसके अलग अलग रीजन है। जैसे शुक्र गुरु पे उचका है 12 साइन में, जबकि गुरु शुक्र को अपना शत्रु मानता है। मगर गुरु शुक्र क्यों उचका है?
क्योंकि शुक्र के अंदर सारे के सारे करेक्टरिस्टिक है ऑलरेडी, और उसको गुरु के और करेक्टरिस्टिक मिल रहे हैं, तो वो इंटेलिजेंट है। शुक्र के पास गुरु से ज्यादा पावर है। वो ये चाह रहा है कि जो गुरु के पास भी पावर है, गुरु की राशि में जा रहा हूं, क्योंकि दोनों बेसिकली तो गुरु ही है। तो शुक्र को अपना ज्ञान है, शुक्र चाहता है मुझे गुरु का ज्ञान भी मिल जाता है, यदि मैं उसकी राशि में जाके बैठता हूं तो मेरा ज्ञान संपूर्ण हो जाता है। तो इन दैट वे वो दोनों वो वहां पर गुरु की राशि के अंदर उच्च का है। जुपिटर शुक्र को शत्रु मानता है, मगर शुक्र जुपिटर को शत्रु नहीं मानता, वो न्यूट्रल मानता है उसको। मगर उसकी राशि में जाके वो इसलिए उच्च का हो जाता है कि उसके अंदर 6 चीजें उसके अंदर हैं, 4 गुरु के अंदर हैं, तो वो गुरु की राशि में जाकर बैठकर संपूर्ण हो जाता है, इसलिए वहां पर उच्च का है। सभी का अलग अलग कंसेप्ट है सर। मून वीनस का क्या है सर? मून कैसे हो जाता है? उसका तत्व, मून जल तत्व की राशि है और शुक्र भी जल तत्व का प्लेनेट है, तो वो उसमें इंटरमिंगल होता है। जो मून है चंद्रमा, वो चाहता है कि वो जल तत्व की राशि है और दोनों स्त्री ग्रह हैं, तो एक स्त्री दूसरी स्त्री के साथ ही कंफर्टेबल होती है। जब भी 2 औरतें हैं, वो अननोन भी हैं, तो वो बात करेंगी तो वो कंफर्टेबल हो जाएंगी, ये उनका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस तरीके से वो आपका उस शुक्र की राशि में वो बेटर फील करता है मून। ओके सर, नाइस, गुड सर। जी जी जी। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी। मुझे सर आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछने, जी पूछे। क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है जी। मुझको पहले ये पूछना है कि कोई भी जब कुंडली बनती है तो वो इस बेस पे बनती है कि ईस्ट में कौन सी राशि राइज कर रही है, उसके बेस पे बनती है। तो वो जो लगन की डिग्री होती है वो हमेशा सेंटर में क्यों नहीं आती है? लगन की डिग्री अगर रेफरेंस पॉइंट है तो वो उस हाउस के सेंटर में आना चाहिए। सेंटर में ही आती है ऑलवेज लगन की डिग्री। अच्छा, लगन की डिग्री हमेशा सेंटर में, मतलब कि 15 डिग्रीज में आएगी। हम सेंटर बोलते हैं, हर एक भाव का सेंटर वही होता है। अच्छा, लेकिन ऐसा तो है ना, कुंडली में लिखा होता है कि लगन का जो असेंडेंट है वो कुछ 4 डिग्री पे, 5 डिग्री पे, ऐसा भी लिखा होता है। वो पहले भाव का सेंटर होगा वो। अच्छा, वो सेंटर ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा था कि हर एक जो भाव होता है वो उसके अपने अपने सिग्निफिकेंस होते हैं। हाँ। जैसे कि सेकंड भाव का धन होता है, फूड होता है, फैमिली होता है। हाँ। लेकिन कितने बार इस तरह से देखा गया है कि एक ही भाव है, लेकिन कोई बंदा धन में अच्छा है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, फूड में इतना अच्छा नहीं है। तो या तो वो भाव खराब होगा या अच्छा होगा, तो उसके सारे के सारे सिग्निफिकेशन जो होते हैं वो सेम क्यों बिहेव नहीं करते? कोई अच्छा करता है और कोई बुरा करता है। हाँ, वो उसका रीजन क्या होता है? अब देखिए उसमें क्या होता है कि जैसे भाव है, हर एक भाव के सिग्निफिकेशन देखने के लिए उनकी वर्क कुंडलियां हैं। फर्दर ज्यादा डिटेल देखना है तो जैसे 5वां भाव अच्छा। है, 5वें भाव के अंदर आपको यदि एजुकेशन देखनी है तो उसके लिए वर्क चार्ट है D24, और आपको यदि संतान देखनी है तो उसके लिए वर्क चार्ट है D7। अब आप संतान के बारे में देखना चाहोगे तो आपको D7 के बेसिस पर पता चलेगा, मगर आपको एजुकेशन देखना चाहोगे तो D24 के बेसिस पर पता चलेगा। फर्दर हर एक काम के सिग्निफिकेटर्स प्लैनेट डिफरेंट है, कि आपका फूड का सिग्निफिकेटर आपको अलग प्लैनेट होगा, धन का सिग्निफिकेटर अलग प्लैनेट होगा। तो उस कुंडली के अंदर पता लगा धन का सिग्निफिकेटर प्लैनेट अच्छी स्थिति में है, मगर फूड का सिग्निफिकेटर प्लैनेट खराब स्थिति में है, तभी भी वो रिजल्ट को वेरी करेगा। तो वो हम जब माइन्यूट डिटेल में जाएंगे तो ये सब चीजों के आंसर अवेलेबल है। ओके। और सर एक थर्ड क्वेश्चन है कि जो दृष्टि होती है वो हम लोग क्या जो शोल्डर मतलब कि जो D1 के अलावा जो दूसरी कुंडली होती है उसके अंदर भी देखते हैं कि सिर्फ D1 में ही देखते हैं? सभी में देखते हैं दृष्टि। जी अच्छा। और फिर जो दृष्टि होती है वो कोई कोई बोलते हैं खराब होती है और कोई कोई अच्छी होती है, जैसे कि शनि की दृष्टि को खराब बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, शनि की खराब नहीं होती, वो खराब अच्छी के लिए अभी हम थोड़ा आगे चल के जाएंगे जब हम उनकी नेचर पढ़ेंगे, नेचुरल और वो आपका फंक्शनल नेचर पढ़ेंगे, उसके बेस पर मैं इसको क्लासिफाई करूंगा लेटर ऑन। होती है मगर अच्छी भी होती है, खराब भी होती है हर एक प्लेनेट की। अच्छा। और सर एक फाइनल क्वेश्चन ये है। अच्छा गुड। हाँ जी तो फिर ठीक है। और सर एक और फाइनल क्वेश्चन है कि जैसे कि 1, 5 और 9 हाउस को बोलते हैं कारक, और सेकंड को और 7 को बोलते हैं मारक। तो इनके जो राशि लॉर्ड होंगे वो क्या हमेशा मारक ही रहेंगे, जैसे कि सेकंड और 7 के वो यानी कि हर बार मारक ही रहेंगे, या फिर वो कभी कभी अच्छे भी हो सकते हैं? नहीं, मारक का मतलब खराब नहीं होता।
अच्छा। तो आपकी मैरिज भी 7th लॉर्ड ही कराएगा और आपको प्रॉपर्टी भी 2nd लॉर्ड ही दिलवाएगा। मार्क का मतलब हमेशा खराब नहीं होता, मार्क का मतलब ये होता है कि जब वक्त आएगा तो वो मार देगा, वक्त आएगा ना, मगर ओके। कि किसी की उम्र हाँ हाँ कितने हाँ। साल है तभी तो मारक बना। किसी की उम्र 90 साल की उम्र में जाके वो मारक की तरह बिहेव करेगा, उससे पहले वो उसे वाइफ दिलवाएगा, उससे पहले उसको प्रॉपर्टी दिलवाएगा, धन दिलवाएगा, अच्छी फैमिली दिलवाएगा। 2nd लॉर्ड का काम होता है 2nd हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस दिलाना, उसको अच्छा खाना दिलवाएगा, अच्छा परिवार दिलवाएगा, प्रॉपर्टी दिलवाएगा और नकदी दिलवाएगा, ज्वेलरी दिलवाएगा। ऐसे ही 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो उसको पार्टनरशिप दिलवाएगा, वाइफ दिलवाएगा और फेम दिलवाएगा, एक्सपोजर दिलवाएगा सोसाइटी के अंदर। मगर जब उसका मारक का टाइम आएगा तो वो फिर उसको मारेगा भी। तो इन शॉर्ट हम लोग मतलब कि ये है ना, मारक ग्रह को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जब भी हमको जरूरत पड़े तो उनको भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नहीं, हमने स्ट्रोंग नहीं करना है, वो अपना आप उनका जो रोल है, हम किसी को भी स्ट्रोंग या वीक नहीं कर सकते। वो सब जो है वो अच्छा। जिंदा है। स्ट्रोंग वीक एक इंसान किसी भी प्लेनेट को नहीं कर सकता। हम केवल उसका ये है कि जो हमारे हाथ में जितना होता है कर्म, उनमें हम चेंजेस कर सकते हैं, वो कर्म थ्योरी में आता है। बाकी जो जिस प्लेनेट ने जो करना है वो करेगा ही, हम नहीं कर ओके सकते। सर। जी। थैंक यू सर। ओके। सर अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा था, जो जी मैम। सेकंड और 7th हम कहते हैं मारक घर है जी। ना। फॉर अ कैंसर असेंडेंट, हाँ। the second house is Sun, Yes. Leo, हाँ। and 7th house is Saturn. यस 10 यस है, 5 यस 10। तो यस। इनमें मारक कैसे होता, कैसे डिसाइड करेंगे? लाइक आई रेड, लाइक सपोज मून एंड सन आर फ्रेंड्स, यस यस, मून यू एंड आर राइट। सन। आई गॉट योर क्वेश्चन मैम, आई हाँ गॉट योर क्वेश्चन। मैं आंसर देता हूँ। हाँ क्या होता हाँ है, मारक 8 टाइप के मारक्स हैं, केवल 2nd और 7th लॉर्ड ही मारक नहीं होते, ठीक है। हाँ देर आर 8 टाइप ऑफ मारक्स। और इसमें क्या हाँ होता है, मारक कोई भी प्लेनेट यदि लग्न लॉर्ड का फ्रेंड हो हाँ। वो मारक नहीं होता, अच्छा, चाहे ओके। वो 2nd लॉर्ड ही हो। अभी पाइसेस लग्न में 2nd लॉर्ड मार्स होता है, हाँ, मारक नहीं है वो। अच्छा, ओके। बिकॉज मारेगा, लग्न को मारता है। लग्न को कौन मारेगा? जो लग्न का शत्रु होगा। यदि 2nd और 7th लॉर्ड यदि लग्न का फ्रेंड हो जाता है तो इट विल नॉट ए मारक। ये सिंपल Okay. कंसेप्ट है। So like even for Capricornian ascendant, यस, 10 and 11, Saturn नॉट मारक, इट इज ए कुछ नहीं लग्न कर लॉर्ड, वो तो बचाएगा उसको। बचाएगा उसको। जी Okay, जी जी fine. Right. And another thing I wanted to ask कि ये जो exaltation कहते हैं, वो particular डिग्री में आने के बाद ही exalt होता है, या from 0 to so many degrees it is इट exalted? इज ए बिग कंसेप्ट। एक्चुअली क्या होता है, देखिए, एक्सोल्टेशन इज ए बिग कंसेप्ट। एक होता है एक्सट्रीम एक्सोल्टेशन, जिसको हम बोलते हैं अच्छा। परम उच्चांश। एक होता है Okay. एक्सोल्टेशन। ए प्लेनेट इज एक्सोल्टेड थ्रू आउट द राशि, बट इट इज एट एक्सट्रीम एक्सोल्टेशन एट दैट वन पर्टिकुलर पॉइंट। लाइक मून इज एट एक्सट्रीम एक्सोल्टेशन एट 3 डिग्री, बट इट इज एक्सोल्टेड थ्रू आउट 2 साइन। टॉरस में पूरी में चंद्रमा एक्सोल्टेड होगा, मगर 3 डिग्री Okay. उसका बेड है, कंफर्ट है, उस पर जब जाके सोएगा तो वो सबसे ज्यादा मजा महसूस करेगा। वरना वो सोफे पे बैठा है तभी भी एक्सोल्टेड है, वो चेयर पे बैठा है तभी भी एक्सोल्टेड है, और इधर उधर घूम रहा है तो भी So एक्सोल्टेड है। that बट means that means एक प्लैनेट अगर किसी में हम exalted कहते हैं तो पूरे राशि में वो exalted ही इट इज माना जाता एक्सोल्टेड थ्रू आउट द राशि। हालांकि ये होता है कि वो एक्सट्रीम एक्सोल्टेशन से जितना थोड़ा दूर जाता जाएगा डिग्रीज में, उतना उसका हाँ एक्सोल्टेशन लेवल कम होता जाएगा, बट स्टिल इट इज प्रैक्टिकली एक्सोल्टेड थ्रू आउट द राशि। अच्छा। Similarly, moon is considered a benefic or a malefic also, or what is it exactly? There थोड़ा confusion है That मुझे। I will explain later. In Okay. coming class you ask me, because ये मैं आपको सबका ही बता दूंगा, फिर मून का नहीं, औरों का भी बताऊंगा मैं आपको। Okay, क्योंकि okay. आइसोलेटेड And क्वेश्चन हो जाएगा ना, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। मून का वैसे आपने पूछा है तो मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। इट इज 96 डिग्री अवे फ्रॉम द सन। मून और अच्छा। सन के लॉन्गिट्यूड में 96 डिग्री का डिफरेंस हो तो मून हाँ विल बी फंक्शनल नेचुरल बेनिफिक, और 96 डिग्री से कम का डिफरेंस है तो इट विल बी फंक्शनल मेलिफिक।
वो ओके, सॉरी फंक्शनल नहीं, नेचुरल मैलिफिक। नेचुरल मैलेफिक। यस, अच्छा, ये सिंपल रूल है कि सन ओके, से यदि 96 डिग्री अवे है मून, देन इट इज ए नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट, और 96 डिग्री से कम है उसकी जो भी है आपका लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस, देन इट विल बी ए मैलिफिक प्लेनेट। ये रूल है। ओके। जी जी। एंड सिमिलरली अभी मूल त्रिकोण का भी दे जैसे हम डिग्री कहते हैं, मूल त्रिकोण मूल का त्रिकोण भी डिग्री इज रेलिवेंट, बगैर डिग्री के मूल त्रिकोण नहीं होता। तो मतलब लाइक लियो आई मीन 20 सन, डिग्री, हाँ, 0 to 20 degree in Leo, Sun is in मूल 0 to त्रिकोण, and 20 to 30 it is called in own sign. own sign. Okay, Yes. fine. Right. Thank you, sir. Okay. ये कोकिला confusion था। RKS आपने कुछ पूछना है सर? हैंड रेज पहले से ही है। नहीं जी सर। जी सर जो आपने मार्स, सैटर्न और जुपिटर सारे लग्न में बिठाए, तो 6, 11, 12 इन 4 घरों में कोई दृष्टि नहीं होगी ना? यस यस यस। क्योंकि 4 राशियां दो ऐसी होती हैं, 4 नहीं बल्कि 6 राशियां, 5 राशियां ऐसी होती हैं जिनमें कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता, और 4 ग्रहों पर यदि हम लग्न में सबको बिठा दें तो किसी की भी दृष्टि नहीं पड़ेगी। तो अभी जब हमने 3 बिठाए थे, नहीं, तो सबको मैंने बिठा ड्रॉ दोगे तभी भी यही देखा है। तो 6, 2, 6, 12 और 11 सभी 11 प्लैनेट को, ठीक बनाया मैंने जी। 2, सभी 6, 2, 6, 11 और 12 चारों में कोई दृष्टि नहीं आ रही। यदि सभी 7 के 7 ग्रहों को लग्न में बिठा दें तो ये ऐसे भाव होंगे जिन्हें कोई भी प्लेनेट एस्पेक्ट नहीं करेगा। जी 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 ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। कोकिला मैम, सर कुछ किताबों में पढ़ा है हमने, 1 पाद दृष्टि, 2 पाद दृष्टि, 3 पाद दृष्टि, वो क्या चीज होती है? ऐसा है वो, उसके आप अंदर घुसते चले जाओगे तो बहुत कुछ है, मगर उतनी कॉम्प्लिकेसी में जाने की जरूरत नहीं है। वो तो जो हम लोग रिसर्च करते रहते हैं तो उसमें क्या होता है, इवन जो आप षडबल भी पढ़ोगे ना, तो जो एस्पेक्ट होता है वो कितने डिग्री पर है उस हिसाब से उसका असर अलग अलग होता है। तो वो उसी का कंसेप्ट है एक्चुअली जो आप बोल रहे हो कि दृष्टि बल मिलता है जब हम एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट को देखता है, तो वो इस बात पे डिपेंड करता है दृष्टि बल की वो कितने डिग्री से देख रहा है, दोनों के बीच में कितने डिग्री का सेपरेशन है। जैसे जब 7वें भाव को देखता है तो उसको हम डायरेक्ट दृष्टि बोलते हैं 180 डिग्री। जब तीसरी दृष्टि से शनि देखता है तो वो डायरेक्ट दृष्टि नहीं है, वो त्रिवर्गीय दृष्टि होती है और उसका इन्फ्लुएंस अलग होता है। वो षडबल का पार्ट है एक्चुअली। जब हम उसमें षडबल निकालते हैं जिसे हम बोलते हैं दृष्टि बल, उसमें हम डिग्रीज देखते हैं कि किस डायरेक्शन से वो उसे देख रहा है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ सर, जैसे आपने अदर प्लैनेट्स को बताया, जो एक्सॉल्टेशन में आपने थोड़ा लॉजिक बताया कि वो किस राशि में क्यों एक्सॉल्टेड हो रहा है। सर, क्या आप बाकी प्लैनेट्स का भी एक रेफरेंस दे सकते हैं सबका बता संक्षेप दूंगा में? मैं, आप पूछो जिसका पूछना है। ऐसा मैडम सर, जैसे जो भी है ये हम आप लोगों ने खोजे हुए हैं और हाँ। उनमें कई क्लासिक्स में कोई रेफरेंस नहीं है, बट क्योंकि मैं ये काम करता ही रहता हूँ तो कहीं न कहीं किसी ने बुक में सब रीजन मिल ही जाते हैं, तो आपको मैं बताऊंगा कौन सा है, पूछना है पूछिए। क्योंकि सर अगर रीजन पता होता है तो वो याद जल्दी हो जाते हैं, अब एक जैसे लॉजिक देखो, जुड़ जाता है उसके साथ। सूर्य के लिए कहा जाता है कि सूर्य राजा है, ठीक है, वो एरी जी साइन में एक्सॉल्टेड होता है ना, तो वो अपने जी। मित्र की राशि है और उसी की नेचर की राशि है। वो राजा कहीं भी हाँ। अपने राजा का क्या गुण होता है पता है, वो चाहे अनकंफर्टेबल हो वो अपने उसमें रहेगा, अकड़ में रहेगा, अलग रहेगा, सबसे सेपरेट जी। रहेगा और लोगों में मिक्स नहीं होगा राजा। तो वो खुद अग्नि तत्व की राशि है, अग्नि तत्व की राशि के अंदर ही वो एरी साइन अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि तत्व के अलावा आपको पता है क्षत्रिय गुण है एरी साइन का, 159 क्षत्रिय होती है, तो वो सारे करैक्टरिस्टिक जो राजा में होने चाहिए वो एरीज साइन के अंदर है, इसलिए वो एरीज में मोस्ट कंफर्टेबल होता है। और सर जैसे बुध है वो 6 नंबर में एक्सॉल्टेड होता है राशि ना, होगी ना तो उसमें तो कंफर्टेबल हो ही सकता है वो। बट सर इट इज एक्सॉल्टेड आल्सो इन 6, नो? नहीं, 6 में सब कुछ होता है, वो उसकी मूल त्रिकोण भी 6 है, एक्सॉल्टेड भी उसी हाँ। में है, और क्योंकि उसको और कोई वो आपको पता है, देखिए बैलेंस प्लेनेट है। मरकरी क्या है, मरकरी को ध्यान से देखो, ना स्त्री है ना पुरुष है, हाँ। ठीक है,
उसका कलर क्या है? ग्रीन। ना ही रेड है ना ही जी। उसका ब्लू है, बीच का कलर है ना। और वो आपका चाइल्ड है, मतलब हाँ, प्रिंस है वो, ना राजा है ना प्रिंस है। रानी है, वो हर चीज में बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है मरकरी। और 6 साइन बैलेंस को हाँ, रिप्रेजेंट करती है, बीच की राशि है 6, ओके। और प्लेनेट भी बीच का है वो। हाँ, वेरी नाइस। गुड इसलिए वो एक्सप्लेनेशन। 6 साइन के अंदर एक्सोल्टेड है। जी सर, जी। जी जी जी। सर मैं पूछ लूं? सन तुला में नीच का उसका भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। मैडम सर आप ये पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास तो इतना है, मैं कई सालों तक बोल सकता हूँ। आप पूछोगे उसका जवाब दूंगा मैं तो। कोकिला मैम बताएं। सर जी सर अभी आपने वो बताया था ना, लगन, ये जो 2 and 7 लॉर्ड हैं वो लग्नेश के फ्रेंड हो तो वो नहीं मारते। हाँ जी, हाँ तो जी। सर ये लग्नेश इनको फ्रेंड माने या ये उनको फ्रेंड माने, किस साइड से देखते हैं सर इसको? जनरली फ्रेंड सब एक दूसरे के होते हैं, ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें एक का फ्रेंड हो दूसरे का ना हो। दोनों एक दूसरे को फ्रेंड मानने चाहिए। जनरली दोनों एक दूसरे को फ्रेंड मानते हैं। कोई एक आध केस ही होगा जिसमें न्यूट्रल होगा। ऐसा नहीं है कि एक फ्रेंड मान हाँ रहे जी। दूसरा शत्रु है, ऐसा नहीं है। सर चंद्रमा अच्छा बुध को फ्रेंड सर। मानता पर बुध नहीं मानता चंद्रमा को। तो शत्रु भी तो नहीं मानता। हाँ। नहीं, चंद्रमा बुध को फ्रेंड मानता है। हाँ, आप करेक्ट कर रहे हो, वो हाँ, केस है। वो उसका रीजन अलग है। चंद्रमा के केस में अलग तो रीजन है। रीजन तो हाँ सर तो वो तो इससे मेरे को पता है, पर आप अपने तरीके से बताओ ना, वो तो पता है नहीं, उनका वो जो था। चंद्रमा में और बुध का ये है ना कि बुध एक्चुअली चंद्रमा का पुत्र है। हाँ जी, हाँ जी। नाजायज पुत्र है, इसलिए वो नाजायज बाप है, इसलिए बुध उससे नाराज रहता है। वो बुध फादर है ना चंद्रमा का, और चंद्रमा का पुत्र है तो वो अपने पुत्र को तो फ्रेंड मानेगा ही ना। जी सर। और वो सर भी ये सारी जो माइथोलॉजिकल कंसेप्ट है ये लागू होती है सारी प्लैनेट्स पे? मतलब आप जो आप क्वेश्चन पूछोगे, जैसा उचित आंसर समझ में आएगा वो आपको बता देते हैं। वैसे इन जनरल उसका दूसरा भी रीजन है। आपको इन दोनों में यारी दोस्ती की वजह क्या है कि ये पृथ्वी के सबसे नजदीक हैं दोनों ग्रह। पृथ्वी के सबसे नजदीक है ना। अब मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड में आ जाऊंगा फिजिक्स में, तो आपको और समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली इसका रीजन फिजिक्स है कि ये दोनों अच्छा। अर्थ के अराउंड वो रिवॉल्व करता है। कौन? मून। तो मून और अर्थ का एक वो बना हुआ है आपका कॉम्बिनेशन, दोनों इसके अराउंड मून रिवॉल्व करते हैं। जब भी आपका मरकरी आएगा तो मरकरी क्या करता है कि इनको ड्रिफ्ट करता है, इसको मून को। मरकरी मून को ड्रिफ्ट करता है, इसलिए हम मान के चलते हैं कि मरकरी मून को अपना एनिमी मान के चलता है। जबकि मून उस मून का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। मरकरी क्या करेगा, क्योंकि अर्थ और मरकरी दोनों हैं, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल पुल लगता है। दोनों के बीच में ग्रेविटेशन पुल लगेगा तो मून एक्चुअली अर्थ का ही एक हिस्सा है, यदि उसको एक सिस्टम मान के चलूं तो वो मरकरी उसको इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए हम मान के चलते हैं कि मरकरी मून को अपना शत्रु मान के चलता है, और कोई कंसेप्ट नहीं है इसके पीछे। सर एक चीज और पूछनी थी, ये सर आपका जो टेबल है ना फ्रेंड एनिमी का, उसको जस्ट किस साइड से पढ़ना है? मैंने आपके टेबल को ही खोला है जो आपके पहले की क्लासेस में से मैंने फोटो लिया। सर अगर मैं इसमें मरकरी की लाइन देखूं तो ये मतलब मरकरी सन वीनस को फ्रेंड मानता है, मून केतु को एनिमी मानता है, ऐसे पढ़ा जाता है कि वाइस उल्टा पढ़ा जाता है? आप किस ऐसा तरह है से कि पढ़ा जाता है सर? फ्रेंड याद रख लो। नहीं, वो पहले जो लिखा है और आगे जो है वो उसके वो हैं। जैसे आप देखोगे, सबसे पहले देखोगे, स्टार्टिंग करोगे आप सन। मून के केस में वो सन और मरकरी को फ्रेंड मानता है, बाकी सब न्यूट्रल है उसके लिए। अच्छा, तो ऐसे ही मंगल जो है वो मरकरी को एनिमी मंगल मानता है, ऐसे देखो, पढ़ा आपको मैं जाएगा? एक जनरल बता देता हूँ। 4 जनों के यहाँ पे 2 परिवार हैं। एक सूर्य परिवार में आते हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल और जुपिटर। जी। चार प्लेनेट। और दूसरा है आपका शनि का। शनि के अंदर आते हैं बुध और वीनस। राहु केतु को छोड़ दो, कोई शत्रु नहीं है ये, इनके बारे में अलग अलग डिस्प्यूट है। ठीक तो है। 7 प्लेनेट मान लो। तो देखिए, उसका वीनस का फ्रेंड है आपका मरकरी और सैटर्न। सैटर्न के फ्रेंड है वीनस और मरकरी। इस तरीके से आपको मानना है। और वीनस का फ्रेंड एक्चुअली शुक्र है, और वीनस का बुध का फ्रेंड शुक्र है, और उसका फ्रेंड सूर्य भी होता है। एक एक्सेप्शन है।
तो ये बीच में है, ये दोनों तरफ घूमता है। मैंने अभी बताया ना, बैलेंस प्लेनेट है ये, इधर भी जी आ जाता है, जरूरत जी पड़ती है तो इधर भी आ जाता है। बाकी स्ट्रिक्ट है, जी। बाकी के सब अपने ग्रुप बने हुए हैं। तो ये टेबल को सीधा ही पढ़ना है ना, क्योंकि सीधा, किसी टीचर ने सर इसको उल्टा पढ़ना बता दिया, तो कितना उल्टा हो नहीं रहा नहीं, था सब सीधा कुछ। पढ़ना है, सीधा मत पढ़ना है। सीधा ही पढ़ना है। जी जी जी। ठीक है सर, थैंक और यू किसी का कोई थैंक यू। क्वेश्चन है? नहीं सर। किसी का सर नहीं है? तुला में आज जो जो नीच आप का हो जाता है तो क्या उनकी डिग्री कम हो जाती है वहां जाके? क्या हो गया? तुला में जब सूर्य को कहते हैं कि परम नीच का हो जाता है, हाँ, शत्रु राशि है वो। सिर्फ इस वजह से ना सर? हाँ, शत्रु है, और उसका जल तत्व की वो, उसका वो है एक्चुअली, जो एनर्जी। एयर तत्व की राशि है वो, जो प्लेनेट है उसका लॉर्ड वो शत्रु है, एक्चुअल में जल तत्व का प्लेनेट है वो। हाँ जी, और सूर्य और की एनर्जी नहीं भी कम हो जाती है नहीं, सर? वो राजा है और वो महिला है, जो ठीक। उसका लॉर्ड है वीनस। तो उसके पास जाके जी। उसकी वो खत्म हो जाती है, जो राष्ट्रीय जो एक एम है वो खत्म हो जाता है, इसलिए उसको हम नीच की स्थिति मान के चलते हैं। वीनस की राशि है जी ना, सर। वीनस स्त्री है एक्चुअली, और वो किंग है, सूर्य जी। है, तो वो उसकी राशि में कंफर्टेबल नहीं होता, उसके साथ में कंफर्टेबल नहीं होता, ये मानकर चलेगा। बैलेंस की राशि है फिर वो राशि सबको एक ही उससे भाव से तोलती है। तुला राशि बैलेंस है ना वो, तो तुला राशि जी। चाहती है कि सारी दुनिया में सब लोग इक्वल हैं, ऐसे है उसका हिसाब किताब। मगर सूर्य कहता है नहीं, मैं इक्वल नहीं हूं, आई एम द किंग। जब किंग है उसको कहा जाएगा कि तू भाई इक्वल है औरों के, बैलेंस वाली राशि में जाएगा, तो वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा, उसको तो ऐसी जगह कंफर्टेबल होगा जहां पे उसकी अकड़ चले, उसका राज चले, सब लोग उसको माने। ये है यस कंसेप्ट। सर। सर थैंक यू। सर अभी ट्रांजिट चार्ट में हमने देखा कि सैटर्न जो है वो 9th राशि में है, तो सर क्या इसका मतलब कि 8 9 10th में 7.5 चल रही है अभी? अभी 11 साइन में है सैटर्न। 11 में है, ओके ओके, तो मतलब 10 11 और 12 में है। 10 11 12 की चल रही है, 10 की जाने वाली है, ओके सर, खत्म थैंक हो यू। जाएगी। अब 1 की शुरू हो जाएगी आपकी 30 मार्च से। ओके सर, थैंक यू। एनी अदर तो डाउट्स? हाँ सर जो हाँ जी। जो शनि महाराज जो दृष्टि डाल रहे हैं फिर यहाँ से जिन जिन राशियों पे, तो उन पे क्या सर फिर कुछ असर ढैया चल रहा है क्या? उनका क्या इफेक्ट हो रहा है? शनि जिन पर डाल रहे हैं, डैया क्यों चल रहा है? एस्पेक्ट डालने से डैया थोड़ी चलता है। तो मतलब उनको सर क्या प्रॉब्लम आ रही है फिर, ऐसे क्या माने? कुछ नहीं प्रॉब्लम आ रही, वो तो इस तरीके से थोड़ी बोल सकते हैं कि जिनको एस्पेक्ट कर रहा है उन पे असर डाल रहे हैं। हाँ तो सर वो दृष्टि वाला कंसेप्ट भी क्लियर करो ना, कि नहीं तो कहते हैं शनि की दृष्टि खराब बड़ा होती वो है, यही तो। वहां पे पहुंचेंगे जब करेंगे, अभी ये बिगिनिंग से कोर्स है, अभी लोगों को केवल ये भी नहीं पता कि राशि क्या होती है, भाव क्या होते हैं, तो वो अभी वहां पे पहुंचेंगे जब बताऊंगा मैं। अभी ये ओपन नहीं है क्लास कि हम डिस्कस ओके जरूर कर रहे सर। हैं, बट इट इज फ्रॉम द बिगिनिंग, तो उसमें किसी को ठीक है कुछ सर। समझ में ही नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट स्वाति आप पूछिए। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो चंद्रमा है वो मूल त्रिकोण में अपनी राशि अपने स्वामित्व पे तो बैठता नहीं है, वो टू ठीक साइन है? में बैठता है। चंद्रमा का ये है कि बाकी हाँ। सब मूल त्रिकोण स्वराशि होती हैं, चंद्रमा अपनी राशि में नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा की राशि के अंदर गुरु का आधिपत्य है, गुरु उसमें अच्छा एक्सोल्टेड होता है, और गुरु चंद्रमा को एक तरीके से अच्छा नहीं मानता है चंद्रमा को, इसलिए वो उसको वहां पर आके नहीं बैठना देता है, ये मान सकते हो आप। एक एक केवल लेकिन वो एक्सेप्शन है। अपनी, अच्छा वो स्वय राशि में मतलब ओन साइन में तो होता है, तब वो गुड होता है, ऑन उसको साइन गुड में कह सकते हैं? नहीं होता है, मगर और जितना स्वय राशि के अंदर ऑन साइन के अंदर कंफर्टेबल होते हैं, उतना ज्यादा बेटर चंद्रमा नहीं होता ऑन साइन में। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, जो प्लैनेट की जो फ्रेंडशिप होती है वो क्या हाफ लूनार और हाफ सोलर से रिलेटेड नहीं नहीं, होती? उससे रिलेटेड नहीं है। अच्छा, इनमें दो मतलब उसका फैमिलीज हैं, फ्रेंड। एक अलग ग्रुप है और दूसरा अलग ग्रुप है, जिसे हम एक तरीके से राक्षस और देवताओं का ग्रुप मानते हैं, और एक को राक्षसों का ग्रुप मानते हैं। जैसे शनि हो गया, शुक्र हो गया, वो राक्षसों का ग्रुप हो गया, और आपका सूर्य हो गया, और ये क्या कहते हैं जुपिटर और मून, इनको हम हम्म देवताओं का ग्रुप मान लेते हैं। इनमें मरकरी दोनों तरफ इधर उधर हो जाता है, तो वो आपस में उस ग्रुप के जितने भी प्लेनेट हैं वो फ्रेंड है इन जनरल, मतलब इनमें एक्सेप्शंस हैं एक हम्म। दो, और इधर ग्रुप वाले प्लेनेट जो हैं वो आपस में फ्रेंड है।
तो ये जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, ये सब क्या होता है? ये बताएंगे आगे कि राशियों के तत्व होते हैं, प्लैनेट्स के भी तत्व होते हैं। ओके, थैंक यू। आएगा अभी ये कमिंग ओके। क्लासेस में मैं बताऊंगा, अभी वीडियोस देखते रहो, उसमें आएगा ये। अभी इस वीक में जो मैं डालूंगा उसमें ये आएंगे। अच्छा, और ये जो फ्रेंडशिप वाला है वो भी डालना। हाँ, हाँ वो भी डाल दूंगा, आएगा अभी। ओके। जी रमा सर मैम, मुझे एक चीज पूछनी थी। एक मिनट सर, रमा मैम जिसका एक बार क्वेश्चन नहीं आया उनको पूछने दो पहले। रमा मैम। जी सर। सर अभी जो फ्रेंड एनिमी की बात चल रही थी सर, मैंने भी सब सुना पढ़ा है कि मून से कोई एनिमिटी नहीं करता है, परंतु मून करता है। हाँ मून नहीं, मून का कोई भी एनिमी नहीं है। मून का कोई भी एनिमी नहीं है, और जुपिटर किसी का एनिमी नहीं है। दो रूल हैं, जुपिटर किसी का भी एनिमी नहीं है, किसी जी भी प्लेनेट का, और मून का कोई भी जी एनिमी नहीं है। मंगल वो बुध का एनिमी मून होता है, मगर मून का कोई भी एनिमी नहीं है। हाँ, यानी कि मून है वो बुध को डिस्टर्ब करता है। नहीं हाँ यस, तो इसलिए बुध उसको अपना एनिमी मानता है। यस यस, मैं हाँ यही वही कंफ्यूज हो रहे थे कि आपने अभी एकदम से जो वर्ड में बोले थे ना कि बुध का शत्रु वो है, लेकिन जबकि मून बुध को डिस्टर्ब करता है, वो से एनिमी करता है और मून। बुध एक्चुअली अपना शत्रु मान के चलता है मून को। मून बुध को शत्रु नहीं हाँ। मानता, बुध के लिए न्यूट्रल है मून। हम्म, वो मून के लिए न्यूट्रल है बुध, मगर बुध का शत्रु मून है। लेकिन फिर तो वो वही हो गया ना कि बुध मून को शत्रु मान रहा है, जबकि हम मान रहा है। कह रहे हैं कि मून डिस्टर्ब करता है बुध को, बुध को खराब करता है। नहीं, मून बुध को खराब नहीं करता है। एक्चुअली जो मैथोलॉजिकल स्टोरी है कि जो बुध के जो एक्चुअली जो मून है वो बायोलॉजिकल फादर है, और जो नेम्ड फादर जी है वो जुपिटर है एक्चुअली बुध के। तो जी बुध मून आपका एक ऐसा प्लेनेट है जिसका आपकी कुंडली के अंदर कोई भी प्लेनेट शत्रु नहीं होता। बुध क्योंकि इलीगल चाइल्ड है मून का, इसलिए वो मून को अपना शत्रु मान के चलता है। तो बुध का शत्रु मून है, मून का शत्रु कोई भी नहीं है। वन साइडेड एनिमी है ये। बुध यदि मून की राशि में जाएगा तो उसे हम शत्रु राशि में मानेंगे, ठीक है। मगर मून बुध की राशि में जाएगा तो उसको शत्रु राशि में नहीं मानेंगे, न्यूट्रल राशि में मान के चलेंगे। जी। हाँ, जैसे कि अगर बुध है मून की राशि में जाएगा तो शत्रु बुध राशि तो वहां मस्त रहेगा, लेकिन मून की राशि खराब हो जाएगी, नहीं, बुध वहां की उसका वो। बुध शत्रु राशि में चला गया। हम्म, मून की कोई शत्रु राशि नहीं होती, बुध की शत्रु राशि है 4। जब भी बुध 4 जी। साइन के अंदर जाएगा तो हम कहेंगे वो शत्रु राशि में बैठा हुआ है। तो सर जैसे इसमें सर कौन डिस्टर्ब कन्या होएगा लगन। सर? अगर मरकरी मून की राशि में गया, सर अभी जो रमा जी पूछ रही हैं, मरकरी 4 साइन में जाएगा तो मरकरी खराब होगा कि मून खराब होगा? मरकरी खराब है ना, मरकरी अपना मरकरी खराब होगा। मरकरी शत्रु राशि में मरकरी गया ना खराब वो। होगा। जी, ठीक है। मरकरी खराब होगा। हाँ, शत्रु राशि में जाके वो बैठा है ना, वो अपना उसका कंफर्ट एरिया नहीं है ना जहाँ पे जाके बैठा है। हाँ, मरकरी खराब होगा, हाँ यस, क्योंकि वो मरकरी खराब मून के होगा। घर में बैठा है, तो मून खराब करेगा मरकरी को, तो मरकरी खराब। अगर लग्नेश चला गया 11th हाउस में, कन्या लगन में, तो वहां पर जाकर के वो लग्नेश खराब हो जाएगा ना सर, हाँ क्योंकि वहां पर कर्क कर जी 12th हाउस में, 11th हाउस में। 11th में कन्या थोड़ी आएगी, फिर लग्नेश थोड़ी हो जाएगा वो। नहीं, 11th में ना कर्क राशि आती है ना मगर कन्या लगन में। हाँ कन्या मतलब वो लग्न। आप उसको कैसे ही मान लो, जो सिंपल कंसेप्ट है जो मैं बता रहा हूँ उसको और एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि मून। हाँ नहीं, हाँ सर, समझ में आ गया सर, हाँ आपने जो भी बताया। जी जी जी। तो हाँ, थैंक यू आरकेश सर। आरकेश जी आप पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? सर मैं ये पूछ रहा था कि अभी जो पिछले आधे घंटे से जो बातचीत हुई उच्च और को जस्टिफाई कैसे करते हैं या नहीं, तो इसका कोई सर पीडीएफ है क्या, मिल सकता है? नहीं थोड़ा सर, रिवाइज करने में आसानी होगी। ये सर ऐसा है कि आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, ये क्या कहते हैं कि जनरल एनालिसिस के बेस पे मैंने बताया है। इनका इन चीज़ों का कोई कहीं पे किसी क्लासिक्स में कोई रेफरेंस है नहीं। जैसे ओके। ब्रैड पारासर ओरा शास्त्र है जिसने इनिशियली बताया था,
इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है। हाँ, हालांकि नेचर के बेस पे वो एक्सप्लेन करता है कई जगह पे कि कोई भी प्लेनेट फ्रेंड या शत्रु वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ राशि, और जिस प्लेनेट की राशि के अंदर वो जाकर बैठा है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम डिसाइड करते हैं। तो अलग अलग प्लेनेट का अलग अलग तरीके से बिहेवियर होता है। जी वो कोई एक कॉमन बिहेवियर नहीं है जिसके बेस पे हम बता सकें। पर मैं यदि कोई बनाता हूँ पीडीएफ, तो आप कह रहे हो तो मैं शेयर कर दूंगा एक दो दिन में। जी सर, अगर है तो नहीं, प्लीज शेयर अवेलेबल नहीं है कीजिएगा, ये अगर तो नहीं है ह्यूमन तो के कोई अंदर बात नहीं नहीं। है। आज की जो कल रिकॉर्डिंग मिलेगी, आज मैंने कुछ तो नोट किया, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी जा रहा था कि पूरा नोट नहीं हुआ, तो रिकॉर्डिंग से फिर और नोट्स बनाऊंगा। चलो आप कर लेना सर। अब पूर्वे जी आप पूछ रहे हैं कुछ? बोल रहे हो? जी जी। हम ये पूछ रहे थे, कोई ग्रह मान लीजिए नीच का आएगा किसी राशि में, हाँ। और अगर डिग्री के हिसाब से अगर ठीक है, तो फिर तो वो अपनी निजता का फल मतलब कि वो अधिक देगा कि निजता फल कम हो जाए, कमी आ जाएगी? उतनी कुछ खास कमी नहीं आती है, और वो तो लेटर ऑन मैं बताऊंगा डिग्री का कितना असर होता है। उसे नीच ही मान के चले आप, चाहे डिग्री उसकी बहुत दूर भी हो नीच के पॉइंट से, स्टिल वो नीच ही रहेगा। पूरी राशि में नीच होता है। विजय लक्ष्मी जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मकर राशि में गुरु नीच का होता है, और मकर में अगर गुरुग्रह डिग्री नीच के का हिसाब होता से है। वो मकर में नहीं नहीं नहीं, होता। गुरु बृहस्पति ग्रह, हाँ, गुरु होता है। बृहस्पति ग्रह हाँ, गुरु नीच का होगा, और अगर डिग्री हिसाब से वो 18 से 20 डिग्री या 22 डिग्री में है, तो क्या वो निजता का फल देगा कि कमी आ बिल्कुल नहीं। जाएगी? पूरी डिग्री पूरी मकर राशि में नीच का होगा। पूरी मकर राशि में नीच का होगा। इसको बाद में मैं आपको समझाऊंगा, इस तरीके से नहीं बता सकता, पर आपको मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। वो पूरी राशि में नीच का होता है, और वो आगे जब आप लोग कंटिन्यू रहे, तो मैं दशाओं में उसको किस तरीके से यूज किया जाता है वो मैं बताऊंगा लेटर ऑन, की वो एग्जैक्ट नीच की डिग्री पे है, उससे कितना दूर है, उसका क्या फर्क पड़ता है। आरोही अवरोही प्लेनेट होते हैं, वो लेटर ऑन मैं बताऊंगा, आप आगे रहे तो। मगर अभी आप उसको नीच का ही मान के चलें पूरी राशि में। धन्यवाद सर, प्रणाम सर जी। जी प्रणाम। विजय लक्ष्मी जी, विजय लक्ष्मी जी आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ सर, मैं पूछ रही हूँ, जैसे किसी एक हाउस पे क्रूर ग्रहों की दृष्टि भी है और शुभ ग्रह की दृष्टि भी है, तो क्या माना जाए? एनालिसिस करना पड़ेगा ओवरऑल, दोनों का असर मिला के देखना पड़ेगा कि क्रूर ग्रह कितना ज़्यादा क्रूर है, उसकी लॉर्डशिप क्या है, और जो शुभ ग्रह है वो कितना ज़्यादा शुभ है और उसकी लॉर्डशिप क्या है। क्योंकि क्रूर और शुभ ग्रह भी अलग अलग स्ट्रेंथ के होते हैं। एक बहुत ज़्यादा क्रूर है, आपका 8th लॉर्ड हो गया, एक केवल आपका 3rd लॉर्ड है, वो भी क्रूर ग्रह है, एक आपका 11th लॉर्ड है, तो कौन सा प्लेनेट है वो। और इसी तरीके से शुभ ग्रह में क्या है, एक लग्न लॉर्ड है, एक 5th लॉर्ड है, एक आपका 9th लॉर्ड है। तो अब जो शुभ ग्रह है वो देखना पड़ेगा कौन सा वाला है, उस हिसाब से उसको हम आंसर करेंगे। अभी इनके लिए ना कुछ दिन आप वेट करो, मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है जनरल सर, तो इसका आंसर नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि दोनों तरीके के ग्रह हैं, तो उन दोनों का आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा कि उनमें से कौन सा ज्यादा बली है। जैसे आप ये मान के चलो कि एक पर्सन है, उसको एक कोई गुंडा धमका रहा है और एक कोई संत उसको बचा रहा है। अब दोनों का असर हो गया। अब उनमें जिसमें ज्यादा ताकत होगी वैसा ही हो जाएगा। गुंडे में ज्यादा ताकत होगी तो उसको वो बुरा कर देगा, और संत में ज्यादा ताकत होगी तो उसे बचा के अच्छा कर देगा। इस तरीके से हमें इंटरप्रेट करना पड़ेगा, पर उसके लिए हमें टोटल पहले वहां तक पहुंचना पड़ेगा कि कौन ज्यादा क्रूर है और कौन ज्यादा खराब है। इस तरीके से हम देखेंगे इसको लेटर ऑन। ठीक है मैम। तो ये जो बचाने वाला ग्रह जैसे आपने बताया, सॉरी सर, तो उसमें वो फॉर एवर रहेगा या उसका भी कोई टाइम पीरियड होता है जब लैप्स हो गया, अब उसका नहीं है बचाव की पावर, ऐसा कुछ? नहीं, वो तो जो एस्पेक्ट होता है मेनली प्लेनेट का जो असर होता है, रोल होता है दशाओं में। बाकी एस्पेक्ट का असर तो हमेशा ही होगा, जो भी प्लेनेट उसे एस्पेक्ट कर रहे हैं। जो भी प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है उसका असर हमेशा होगा। वैसे नहीं तो कोई प्लेनेट का कोई रोल होता ही नहीं है कुंडली में, जब तक उसकी दशाएं ना आए तभी रोल होता है हर एक प्लेनेट का, जब उसकी दशा और अंतरदशा चल रही होती है। यदि उसकी कोई भी दशा नहीं है तो वो कोई भी लॉर्ड हो, उसे कोई भी एस्पेक्ट कर रहा हो, उससे वो कुछ असर फल तो देने वाला नहीं है। फल प्लेनेट तभी देते हैं जब उनकी दशा और अंतरदशा आती है।
अच्छा नहीं, चलो मैं एग्जांपल से क्लियर पूछ लीजिए। मान लीजिए किसी की 5वें हाउस पे मंगल भी दृष्टि दे रहा है, शनि भी दे रहा है एंड गुरु भी दे रहा है 5वें हाउस पे, जी। तो ऐसे में तो आप क्या क्या देखना पड़ेगा ना लॉर्डशिप क्या है उनकी। मंगल और शनि को आप बेनिफिक मेलिफिक मान रहे हो, मैं नहीं मानता। वो आपकी कुंडली के लिए शुभ ग्रह हो सकते हैं, उनकी दृष्टि अच्छी भी हो सकती है। इसलिए जब तक हम पूरी लॉर्डशिप नहीं पढ़ेंगे तब तक दृष्टि के बारे में बात करना कैसी होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी, वो थोड़ा अर्ली हो जाएगा। क्योंकि आप शनि को आप खराब मान के चल रहे हो ना, मैं मानता ही नहीं खराब। मार्स को भी आप खराब मेलिफिक मान रहे हो। मार्स योग कारक हो जाता है कैंसर लगने के लिए, उसका एस्पेक्ट तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही शनि योग कारक हो जाता है तुला, और उसके लिए आपका टॉरस लगने के लिए उसका एस्पेक्ट तो बहुत अच्छा होगा 5th हाउस पे। एक योग कारक प्लेनेट का एस्पेक्ट है, वो 5th हाउस के एट्रीब्यूट्स को बहुत बदल देगा। उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, उसकी IIT में सिलेक्शन हो जाएगा। यदि उस दशा टाइम पे आ गई तो नीट एग्जाम में सिलेक्शन करा देगा। वही सैटर्न और मार्स का एस्पेक्ट। तो एस्पेक्ट उतना सिंपल नहीं है। इसको करने के लिए पहले हमें लॉर्डशिप का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। दुर्गेश जी, दुर्गेश जी आपने हैंड रेज किया हुआ है? नहीं है। चलो एंड करते हैं फिर क्लास। अब काफी टाइम हो गया, 10 o'clock हो गए। सभी को नमस्कार, गुड नाइट। Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Krishna. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू।